हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी जो हम डिस्कशन में लेंगे वो एसएफएम का थ्योरी पोर्शन, ठीक है। एसएफएम की थ्योरी में लास्ट चैप्टर से स्टार्ट करते सारे चैप्टर्स का थ्योरी मैं जो रेफर कर रही हूँ वो सोर्स है मॉड्यूल। हमारा जो स्टडी मटेरियल है उसमें हर चैप्टर के लास्ट में समरी लिखी हुई है, वो समरी जो है वो रेफर कर रही हूँ मैं थ्योरी के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट है मर्जर एक्विजिशन एंड रीस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। सबसे फर्स्ट है टाइप्स ऑफ मर्जर। मर्जर के टाइप्स कौन कौन से? फर्स्ट है ओरिजोनटल मर्जर, सेकंड है वर्टिकल मर्जर, फिर आ जाता है कॉन्ग्लोमरेट मर्जर, कॉन्जेनरिक मर्जर और रिवर्स मर्जर। अब एक बात ध्यान रखना है कि रिवर्स मर्जर और रिवर्स टेकओवर इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, ठीक है ना। टेकओवर में छोटी कंपनी बड़ी कंपनी को क्या कर रही है? टेकओवर कर रही है। लेकिन यहाँ पर जो रिवर्स मर्जर है उसमें जो पब्लिक शेल कंपनी है उसको क्या कर रखा है? मर्जर कर रखा है उसका प्राइवेट कंपनी के साथ में। तो ये हो जाता है क्या? रिवर्स मर्जर। कॉन्जेनरिक मर्जर होता है, इस मर्जर में टारगेट कंपनी रिलेटेड होगी, ठीक है, जैसे बेसिक टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन प्रोसेस, इन सब में रिलेटेड होनी चाहिए। और कॉन्ग्लोमरेट मर्जर में क्या होगा? अनरिलेटेड टाइप के बिजनेस ऑपरेशंस जो है उनको मर्ज कर रहे हैं। और वर्टिकल मर्जर और ओरिजेंटल बहुत सिंपल है, बड़ी कंपनी छोटी को तो ओरिजेंटल, और वर्टिकल सिमिलर कंपनीज आपस में मर्ज होने वाली है तो हो जाएगा वर्टिकल, ठीक है। अब इसमें आ जाता है रीजंस एंड रैशनल फॉर मर्जर एंड एक्विजिशन। सबसे पहले तो है सिनर्जिस्टिक ऑपरेटिंग इकोनॉमिक, मतलब ए बी इज इक्वल्स टू, ए बी जो है दोनों ए बी मिला के ज़्यादा होनी चाहिए ए प्लस बी की वैल्यू से, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू ए प्लस बी की वैल्यू से ज़्यादा होनी चाहिए। इसमें एक गेन का ये बता रखा है कि जो कंबाइंड वैल्यू है उसमें सिनर्जिस्टिक बेनिफिट जुड़ जाने की वजह से उनकी कंबाइंड वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। वैल्यू ऑफ सिनर्जी जो है वो जुड़ जाती है। तो जो दोनों की स्टैंड अलोन वैल्यू है प्लस वो सिनर्जी की वैल्यू होने की वजह से, वो दोनों का जो कंबाइन वैल्यू होने की वजह से ए एंड बी का जो अगर सिर्फ कंबाइन करते तो वैल्यू जो है उससे ज़्यादा वैल्यू आएगी मर्जर की वजह से। इसलिए तो मर्जर करेंगे, कोई तो फायदा होगा ना मर्जर करने से। अभी इसमें बता रखा है कि रीजंस एंड रैशनल में डाइवर्सिफिकेशन, टैक्सेशन, ग्रोथ, कंसोलिडेशन ऑफ द प्रोडक्शन कैपेसिटीज, इंक्रीजिंग मार्केट पावर। मैं कंटेंट उन्हीं पॉइंट्स का डिटेल में डिस्कस करूंगी जिसका डिस्कस करने जैसा है। सिंपली अगर कंसोलिडेशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी से, ग्रोथ, टैक्सेशन, डाइवर्सिफिकेशन, बिजनेस वगैरह, बिजनेस रिस्क वगैरह कम करना डाइवर्सिफिकेशन से, तो जिसका कंटेंट हम मन से देख सकते हैं उसका कंटेंट मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगी, ठीक है। अब आ जाता है प्रॉब्लम्स फॉर मर्जर एंड अमेलगमेशन इन इंडिया। इंडिया में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? नीड फॉर द प्रायर नेगोशिएशंस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, इन सबके प्रायर नेगोशिएशन की जरूरत पड़ेगी, इन सबको बीच में आना पड़ेगा। रिलक्टेंस ऑफ द इंस्टीट्यूशन, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू फंड एक्विजिशन डायरेक्टली, ठीक है। BIFR रूट, ऑल दो यहाँ पे TDS इज प्रेफर्ड फॉर ऑब्टेनिंग फाइनेंशियल कंसेशंस, मतलब एक उबाऊ तरह का टेक्निक, ठीक है। BIFR रूट जिसमें जो फाइनेंशियल कंसेशन है उसको ऑब्टेन करने में बहुत ही टाइम लग जाता है, अपन कह सकते हैं कि लंबा प्रोसेस चलता रहता है। लैक ऑफ एग्जिट पॉलिसी फॉर रिस्ट्रक्चरिंग, डाउन साइजिंग। एक बार अगर हमने मर्जर अमलगमेशन कर लिया तो एग्जिट पॉलिसी वापस उस रूट से बाहर जाना है वो पता नहीं। एब्सेंस ऑफ द इफिशिएंट कैपिटल मार्केट सिस्टम मेक्स द मार्केट कैपिटलाइजेशन नॉट फेयर ऑफ दिस इन सम केसेस, एंड वैल्यूएशन इज स्टिल इवॉल्विंग इन इंडिया। अभी तक ये जो वैल्यूएशन होगा इन दोनों कंपनीज को मिला के इनकी जो वैल्यू निकलने वाली है वो जो टेक्निक है वो अभी तक एग्जैक्ट पता नहीं चलती है। अभी तक इस तरह की टेक्निक्स का प्रोग्रेस, मतलब कह सकते हैं प्रोग्रेस में चल रही है, कैसे इनका क्या बोलते हैं वैल्यू करे वगैरह। तो एग्जैक्ट टेक्निक कुछ इसमें अभी अच्छी से है नहीं। फिर इसमें आ जाता है एक्विजिशन एंड टेक ओवर में टेक ओवर की स्ट्रेटेजीज जो इंपॉर्टेंट है। स्ट्रीट स्विप, बियर हग, स्ट्रेटेजिक अलायंस और ब्रांड पावर। फर्स्ट है स्ट्रीट स्वेप। इसमें क्या है? जो एक्वायर कर रहे हैं एक्यूमुलेट्स लार्जर नंबर ऑफ शेयर्स इन एम टारगेट बिफोर मेकिंग एन ओपन ऑफर। यहाँ पे एक्वायर कंपनी जो है वो एक्यूमुलेट लार्जर नंबर ऑफ शेयर्स इन टारगेट बिफोर मेकिंग एन ओपन ऑफर, मतलब ओपन ऑफर करने से पहले ही उसने बहुत सारे शेयर्स ले रखे थे। बियर हग में एक्वायरर थ्रेटन्स द टारगेट टू मेक एन ओपन ऑफर द ब्रॉड, एक मिनट, board of the target companies agrees to a settlement with the acquirer for
चेंज ऑफ कंट्रोल, बीआरएल में मतलब उनके मैनेजमेंट में आपस में क्या हो रहा है, नेगोशिएशन हो रहा है कि कंट्रोल जो है वो टारगेट कंपनी एक्वायर कंपनी को दे देगी, तो इस तरह का भी टेक ओवर हो रहा है। स्ट्रेटेजिक अलायंस में आ जाता है डिसअलार्मिंग, एक मिनट, पार्टनरशिप हो रही है दोनों कंपनी की, मतलब स्ट्रेटेजिक अलायंस में टेक ओवर नहीं हो रहा है, एक तरह से पार्टनरशिप रूट को अपनाया जा रहा है। ब्रांड पावर में एंटरिंग इनटू ए अलायंस विद पावरफुल ब्रांड्स टू डिस्प्लेस द टारगेट्स ब्रांड्स एंड एज ए रिजल्ट बाय आउट द वीकेंड कंपनी, मतलब छोटी कंपनी को बाय आउट कर रहे हैं जिससे कि जो पावरफुल ब्रांड्स है उनको मार्केट से हटा सके, ठीक है। फिर आ जाता है टेक ओवर बाय रिवर्स बिड। रिवर्स बिड में वो स्मॉलर कंपनी बड़ी कंपनी हेल्दी स्मॉलर कंपनी, यहाँ पे क्या, इट इज ए case whereby the entire undertaking of the healthy and prosperous company is to be merged and vested in the sick company which is non viable, मतलब जो बड़ी कंपनी है वो है तो बड़ी है लेकिन उसमें अभी वो सिक कंपनी की कंडीशन में है, ठीक है ना। तो जो स्मॉलर कंपनी है गेन कंट्रोल ऑफ द लार्जर वन, तो छोटी कंपनी जो कि अभी क्या है अच्छे प्रॉफिट्स में चल रही है वो उस कंपनी को क्या कर रही है, एक्वायर कर रही है, उसका टेक ओवर कर रही है, ठीक है। तो इसमें 3 टेस्ट फुलफिल करने जरूरी है। फर्स्ट आ जाता है एसेट ऑफ द ट्रांसफर कंपनी आर ग्रेटर देन द ट्रांसफरी कंपनी, इक्विटी कैपिटल इज टू बी इशूड बाय द ट्रांसफरी कंपनी pursuant to the acquisition exceeds its original issued capital and change of the control in the transferee company through the introduction of the minority holders or group of holders। तो तीन कौन कौन सी कंडीशन है, एसेट ज्यादा हो जानी चाहिए, कैपिटल ज्यादा हो जानी चाहिए और चेंज ऑफ कंट्रोल होना चाहिए। फिर एक्विजिशन प्रोसेस involve the following essential stage, define the acquisition criteria, competitive analysis, search, screen, strategy development, financial evaluation, target contract and negotiation, due diligence, arranging for the finance for acquisition, putting through the acquisition and post merger integration और putting through the acquisition post merger integration, ठीक है। defending a company इन ए टेक ओवर बीड। अब यहाँ पे एक अच्छा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इसमें है, डिफेंड इटसेल्फ, मतलब जो टारगेट कंपनी है ना वो अपने आप को बचाने के लिए होस्टाइल टेक ओवर से क्या क्या कर सकती है। तो इसमें कितनी सारी स्ट्रेटेजी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 स्ट्रेटजीज हैं जो समझने में थोड़ी सी दिक्कत देगी। फर्स्ट आ जाता है डिवेस्टिचर, डिवेस्टिचर, फिर आ जाता है क्राउन ज्वेल, फिर है पॉइजन पिल और पॉइजन पुट, ग्रीन मेल, वाइट नाइट, वाइट स्क्वायर, गोल्डन पैराशूट और पैकमैन डिफेंस। अभी फर्स्ट देखना है इसमें डाइवेस्टिचर, इसमें क्या हो रहा है कि डाइवेस्ट करना मतलब एक किसी भी सब्सिडरी को इंडिपेंडेंट बना दो, बिजनेस के किसी भी एक पार्ट को इंडिपेंडेंट बना दो, अपनी कोई सब्सिडरी वगैरह हो तो उसको इंडिपेंडेंट बना दो जब टेक ओवर की बात हो। क्राउन ज्वेल मतलब इसी प्रोसेस को, ये जो डाइवेस्टिचर वाला है इसी प्रोसेस को क्राउन ज्वेल बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो प्रोसेस हो रहा है ना इसका नाम क्राउन ज्वेल है, ठीक है, इंडिपेंडेंट बना रहे किसी क्या बोलते हैं सब्सिडरी वगैरह को। पॉइजन पिल में आ जाता है कि मेक इटसेल्फ अनअट्रैक्टिव टू बी पोटेंशियल बिडन इज कॉल्ड एज पॉइजन पिल, अपने आप को अनअट्रैक्टिव बताना जिससे कम बिडिंग में आपको क्या कर ले, टेक ओवर हो जाए। फिर आ जाता है पॉइजन पुट में इशू बॉन्ड इशू करके अपने आप को ज़्यादा प्राइस बताना, ठीक है। तो पॉइजन पिल, पॉइजन पुट। फिर आ जाता है ग्रीन मेल, इसमें इंसेंटिव ऑफर बाय द मैनेजमेंट ऑफ द टारगेट कंपनी इज टू पोटेंशियल बीडर फॉर नॉट परसुइंग द टेक ओवर, मतलब बीडर्स को इस तरह का इंसेंटिव देना कि वो टेक ओवर को परस्यू ना करे ऐसा। और व्हाइट नाइट में ऑफर से एक्वायर फ्रेंडली मैनर में यहाँ पे टेक ओवर करना, उसको व्हाइट नाइट बोलते हैं। और व्हाइट स्क्वायर में सेल आउट द शेयर्स, जहाँ इसी को, ये जो व्हाइट नाइट है ना इसी का आगे का प्रोसेस, मतलब व्हाइट नाइट और व्हाइट स्क्वायर जो है, व्हाइट नाइट में जो प्रोसेस हुआ है वो प्रोसेस तो होगा ही, साथ में जो इंटरेस्टेड नहीं है उन लोगों के शेयर को क्या करना, सेल कर देना। सबसे पहले तो फ्रेंडली मैनर में जो यहाँ पे टेक ओवर हो रहा है उसको बोलते हैं व्हाइट नाइट, और फ्रेंडली मैनर में टेक ओवर होना प्लस जो इंटरेस्टेड नहीं है उनके शेयर्स को सेल कर देना, इसको बोलते हैं व्हाइट स्क्वायर, ठीक है। तो व्हाइट नाइट प्लस सेल कर देना, ये दोनों मिलकर क्या हो जाता है, व्हाइट स्क्वायर। फिर आ जाता है गोल्डन पैराशूट, इसमें कंपनी ऑफर्स hefty commission to its managers if they get ousted due to the takeover, टेकओवर की वजह से वो जाना चाहते हैं, उस वजह से वो ज़्यादा कमीशन मांग रहे हैं, ठीक है। तो वो कंपनी क्या करेगी, सेट टू बी ऑफर गोल्डन पैराशूट। और पैकमैन डिफेंस में एम्स एट द टारगेट कंपनी मेकिंग ए काउंटर बिड। अभी यहाँ पे एक्सचेंज रेशियो जब डिसाइड होता है तो क्या होता है कि जो एक्वायर करने वाली कंपनी है वो बिडिंग करेगी, पर यहाँ पे ऐसा बोल रखा है कि टारगेट कंपनी भी काउंटर बिड करेगी, ठीक है, जिससे से उसको डिफेंस फ्रॉम द होस्टाइल टेक ओवर, होस्टाइल टेक ओवर से उसको थोड़ा सा
बचाव हो ऐसा। ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस शुड फोकस ऑन द एटलीस्ट द फॉलोइंग इश्यूज। ड्यू डिलिजेंस में लीगल इशू, फिक्स टैक्स इश्यूज, मार्केटिंग इश्यूज, क्रॉस बॉर्डर इश्यूज, कल्चर एथिकल इश्यूज। ठीक है, मेरे हिसाब से अब टेक ओवर में इस चैप्टर में और कोई भी, हाँ एक इम्पॉर्टेंट और पॉइंट्स है कुछ। मर्जर फेलर्स और पोटेंशियल एडवर्स कॉम्पिटिटिव इफेक्ट। मर्जर किया था दो कंपनीज का, जो सोच के किया था वो सब नहीं हुआ। जैसे जितना अपने को सिनर्जी बेनिफिट मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक्वायर कंपनी जनरली ओवर पे करती है, या फिर वैल्यू ऑफ द सिनर्जी इज ओवर एस्टिमेटेड, हमने सिनर्जी की वैल्यू ज़्यादा एस्टिमेट कर ली, उतना अचीव नहीं हुआ टारगेट। या फिर ऐसा हो गया कि फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, या पुअर पोस्ट मर्जर इंटीग्रेशन। पोस्ट मर्जर इंटीग्रेशन जो थे ना वो कुछ टेक्निक से सही नहीं थी, द वैल्यू ऑफ द, ठीक है, तो ऐसे कुछ रीजंस हो सकते हैं। क्रॉस बॉर्डर मर्जर एक्विजिशन कई बार पूछा जाता है, तो इसमें क्या होता है, यहाँ की कंपनी बाहर की कंपनी को एक्वायर कर रही है, बाहर की कंपनी यहाँ की कंपनी को, तो इसमें ग्लोबलाइजेशन क्या क्या इसका हो सकता है? ग्लोबलाइजेशन ऑफ द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट सर्विसेज, इंटीग्रेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक्स। फिर आ जाता है एक्सपांशन ऑफ द ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिलेशनशिप ऑन इंटरनेशनल लेवल। मेनी कंट्रीज आर रिफॉर्मिंग their economic and legal systems. फिर privatization of the state owned enterprises and consolidation of the banking industries. Decade of the corporate training and changes, इसमें कुछ नहीं, ability to design, develop and produce the customer friendly products, new process, view of structure, organization, बिल्डिंग ब्रांड वैल्यू, वो सब है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर कौन सा खत्म हुआ? मर्जर एक्विजिशन का थियोरी खत्म हुआ। ठीक है, नंबर 10 मनी मार्केट ऑपरेशंस का थ्योरी देखते हैं अभी हम। नोट्स समरी जो पीछे दे रखी है हमारी स्टडी मटेरियल की, ठीक है ना, तो उसमें सबसे फर्स्ट है डिस्टिंक्शन बिटवीन द कैपिटल एंड मनी मार्केट। मेच्योरिटी जो होती है मनी मार्केट में 1 साल, जबकि कैपिटल मार्केट में मोर देन 1 ईयर्स। रिस्क मनी मार्केट में कम, कैपिटल में ज़्यादा। इंस्ट्रूमेंट्स टी बिल सी डीज ये सब होते हैं, ठीक है, मनी मार्केट में, जबकि शेयर बॉन्ड कैपिटल मार्केट। फिनेंस शॉर्ट टर्म के लिए होता है मनी मार्केट, जबकि कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए होता है। रिलेशन विद द सेंट्रल बैंक में डायरेक्ट रिलेशन होता है मनी मार्केट का, जबकि कैपिटल मार्केट का इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं मनी मार्केट के? ऑर्गेनाइज्ड सेगमेंट, अनऑर्गेनाइज्ड सेगमेंट। जैसे इंस्टीट्यूशन आरबीआई है, स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस, एलआईसी, यूटीआई, जीआईसी। कॉर्पोरेट्स में और भी आ जाते हैं, जैसे कंपनीज क्रिएट डिमांड फॉर द फंड्स, बैंकिंग सिस्टम, म्यूचुअल फंड, हाँ म्यूचुअल फंड से डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, ये सब है। ठीक है, अब इसमें प्री कंडीशंस क्या है एफिशिएंट मनी मार्केट के लिए? इंस्टीट्यूशन डेवलप्ड रिलेटिव पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इंटीग्रिटी इन इज साइन क्यू नॉन, यानी बैंक और अदर प्लेयर्स जो है मार्केट के में हैव टू बी लाइसेंस्ड, और देयर मस्ट बी एग्जिस्ट ए डिमांड फॉर टेम्पररी अवेलेबल कैश इधर बाय बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एफिशिएंट पेमेंट्स सिस्टम होना चाहिए, क्लियरिंग सेटलमेंट का। गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन टू moderate the liquidity profile, strong central bank to ensure the credibility. Market should have varied instrument, जैसे multiple instrument होने चाहिए। Market should have integrated रिसिडिटी इन द इंडियन मनी मार्केट, मार्केट इंटीग्रेटेड नहीं है, हाई वोलेटिलिटी, इंटरेस्ट रेट जो है प्रॉपरली अलाइन नहीं होती है, प्लेयर्स रिस्ट्रिक्टेड, सप्लाई बेस्ड सोर्सेज इन्फ्लुएंसेस, नॉट मैनी इंस्ट्रूमेंट, प्लेयर्स डू नॉट ऑल्टरनेट बिटवीन द बोरोवर एंड लैंडिंग, रिजर्व जो है उसकी ज़रूरत है, लेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। और यहाँ पे जो इनएफिशिएंट पेमेंट सिस्टम है, या आरबीआई शुड इनकरेज बैंक्स टू मेक यूज़ ऑफ द कमर्शियल पेपर्स इंस्टेड ऑफ द कैश ट्रांसफ़र। अब इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं, इनको पर्टिकुलरली वन एक एक को भी एग्जाम में पूछते हैं। कभी कभी पूछेंगे कॉल नोटिस मनी के बारे में बताओ, तो यहाँ पे क्या है, कोर ऑफ द इंडियन मनी मार्केट होता है, जिसमें इंटर जो बैंक है कॉल मनी मार्केट विच इज सेंट्रलाइज्ड प्राइमरीली इन मुंबई, बट यहाँ इसके सब मार्केट जो है वो दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद में भी है। इसकी एक्टिविटी होती है कॉल मनी आर कन्फाइंड जनरली टू इंटर बैंक बिजनेस, जैसे प्रीडोमिनेटली ओवर नाइट बेसिस। स्मॉल अमाउंट जो बिजनेस का है नॉन एज द नोटिस मनी, वो ट्रांजेक्टेड साइड बाय साइड विद द कॉल मनी विद ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 14 days। ठीक है, इंटर बैंक टर्म मनी में क्या होता है कि मार्केट जो एक्सक्लूसिवली कमर्शियल बैंक या कोऑपरेटिव बैंक हैज़ बीन ओपन अप फॉर सेलेक्ट ऑल इंडिया डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो डीएफआई है, आर परमिटेड टू बोरो फ्रॉम द मार्केट फॉर ए मेच्योरिटी पीरियड ऑफ 3 to 6 months।
ये सारे याद रखना। 3 to 6 months, 14 days के लिए था वो कॉल मनी, नोटिस मनी। और यहाँ पे ये कितना टाइम के लिए, 6 महीने के लिए। जबकि ये मार्केट जो प्रीडोमिनेंटली 90 days मार्केट बोला जाता है। इंटर बैंक आपस में टर्म मनी। और इंटर बैंक पार्टिसिपेंट सर्टिफिकेट में आ जाता है शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट इज टू इवन आउट द शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी विद इन द बैंकिंग सिस्टम। इसमें आईबीपी, इसका नाम है आईबीपीसी, जिसको इश्यू करते हैं अगेंस्ट एन अंडरलाइंग एडवांस, यानी क्लासिफाइड स्टैंडर्ड एग्रीगेट अमाउंट ऑफ द पार्टिसिपेशन इन अमाउंट। फिर इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। इंटर कॉर्पोरेट मार्केट ऑपरेट्स आउटसाइड द परव्यू ऑफ द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ये प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी कॉर्पोरेट की टू पार्क देयर शॉर्ट टर्म सरप्लस फंड्स, किसमें, एट मार्केट डिटरमाइंड रेट पे। और ये भी प्रीडोमिनेंटली 90 days का ही मार्केट होता है। टी बिल, ट्रेजरी बिल में 14 दिन से लेकर 364 days तक का एक प्रॉमिसरी नोट होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है डिस्काउंट पर। और बीच में कोई इसमें इंटरेस्ट वगैरह नहीं मिलता है, लास्ट में ही शायद मेच्योरिटी पीरियड पे मिलता है सब। ये 14 दिन, 28 दिन, 91 days, 364 days के होते हैं जनरली। कमर्शियल बिल क्या होता है, वन विच इज अराइजेज आउट ऑफ द जेन्यून ट्रेड ट्रांजेक्शन, जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन एंड एज सुन एज गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। कमर्शियल बिल, गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट एंड सेलर ड्रॉ ए बिल, किस पे, बायर पे, फॉर द अमाउंट ड्यू। और जो बायर है एक्सेप्ट करता है इसको इमीजिएटली एग्रीइंग टू पे अमाउंट मेंशन देयर इन आफ्टर ए सर्टेन स्पेसिफाइड टाइम। और बिल ऑफ एक्सचेंज कंटेन्स ए रिटन ऑर्डर फ्रॉम द क्रेडिटर टू द डेटर। अब यहाँ पे जो सेल्फ लिक्विडिटी पेपर नेगोशिएबल, इट इज़ ड्रॉन ऑलवेज फॉर ए शॉर्ट टर्म, जैसे 3 months 6 months, इसको बोलते हैं कमर्शियल बिल। बिल सिंपली बिल लिख रहे हैं, पैसा अभी तक दिया नहीं, 6 महीने से 3 महीने से 6 महीने में दे देना। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, यहाँ पे जो सीरीज़ है नेगोशिएट करते टर्म डिपॉजिट, जो एक्सेप्ट करता है कमर्शियल बैंक। सीरीज आर इशूड बाय द स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। और डिस्काउंट जो है फेस वैल्यू, जैसे पीरियड फ्रॉम 3 months to 1 year। सीरीज कैन बी इशूड फॉर मिनिमम अमाउंट ऑफ 5 लाख का, तो मिनिमम होगा ही ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ठीक है ना, सिंगल इन्वेस्टर के लिए। और 5 लाख से अगर ज़्यादा है तो मल्टीपल ऑफ ₹1 लाख टू ए सिंगल इन्वेस्टर। और सीरीज अबोव 5 लाख जो होगा ना, शुड बी इन मल्टीपल ऑफ ₹1 लाख। फिर कमर्शियल पेपर्स के लिए बोल रखा है, सीरीज नेगोशिएबल टर्म डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं कौन, कमर्शियल बैंक, बल्क डिपॉजिटर्स से एट मार्केट रिलेटेड रेट्स के ऊपर डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, फिर बाद में उनको वापस उसके बदले में पे भी करता है, ऐसा है। कमर्शियल पेपर्स जो होते हैं वो अनसिक्योर्ड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है, जो कि प्रॉमिसरी नोट के रूप में ही होते हैं। वो हाईली रेटेड बोरोवर, जो जैसे टेंडर्स रैंकिंग बिटवीन 15 days to 1 year का टाइम होता है कमर्शियल पेपर्स का। इसी शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट होता है, इसमें कोई सिक्योरिटी वगैरह रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाई क्वालिटी कॉर्पोरेट बॉडीज़ जो है डायरेक्टली टू इन्वेस्टर्स, द फंड जो है इनका investors funds business activities is generally issued at a discount freely determined for a market to measure institutions, corporations either directly or issuing the corporations to the dealer bank, ठीक है। determine the interest rate, वो सब ठीक है। तो ये जो है ना पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट, इन सब के पर्टिकुलर क्वेश्चन भी पूछते हैं। कॉल नोटिस मनी, इंटरबैंक टर्म मनी, इंटरबैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, टी बिल, कमर्शियल बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और कमर्शियल पेपर। तो इंटरबैंक टर्म मनी, सबसे कॉल नोटिस की मनी 14 दिन, इंटरबैंक टर्म मनी 90 days, इंटरबैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट क्या कोई डेज डिफाइन नहीं, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट 90 days, फिर टी बिल वगैरह 14 days वाला हो सकता है, मैक्सिमम 364 days। कमर्शियल बिल जो है वो 3 months से 6 months। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है वो 5 लाख का अमाउंट है, अगर 5 लाख से ज़्यादा है तो फिर 1-1 लाख के डिनोमिनेशन में। कमर्शियल पेपर्स के लिए बोला है 15 दिन से 1 साल तक का टाइम, ठीक है। तो ये सब इसमें था। फिर आ जाता है मनी मार्केट म्यूचुअल फंड और डेप्ट सिक्योरिटाइजेशन, इसको भी अलग से पूछते, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ मनी मार्केट, एक एक को पढ़ना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे जो डेप्ट सिक्योरिटाइजेशन है ना, वो क्या है, मनी मार्केट नाउ डेप्ट सिक्योरिटीज़ जो है कवरिंग द रिटेल लोन्स इनटू होलसेल लोन, मतलब छोटे छोटे लोन लेके उसको होलसेल में कन्वर्ट करना, एंड दे आर रिकन्वर्टिंग इनटू द रिटेल लोन, फिर बाद में वापस रिकन्वर्ट करना रिटेल में। उससे फ़ायदा क्या होगा, ये देखना कि जब छोटे छोटे लोन लेके उसको हम कहीं पे इन्वेस्ट कर देंगे एक्यूमुलेट करके, फिर उस पर जब वापस उनको रिटर्न करेंगे तो ज़्यादा पे इंटरेस्ट के साथ रिटर्न करेंगे। but it is the loan amount is divided into the small pieces and made transferable like negotiable instrument in the secondary market। जब ये छोटे छोटे लोन लेके क्यूमुलेट किया, फिर जिसने क्यूमुलेट किया उसने अगर किसी को ज़रूरत है तो उसको भी छोटा छोटा लोन क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, और बदले में इंटरेस्ट कमा सकते हैं, ठीक है ना। तो
इधर से लोन लिया, क्यूमुलेट किया, फिर जिसको ज़रूरत थी उसको दिया, उसके ऊपर भी वापस इंटरेस्ट कमा सकते हैं। यहाँ पे मेनली ये जो काम है ना वो HDFC यानी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन बाय सेलिंग ए पार्ट ऑफ लोन, इंफ्रास्ट्रक्चर, लीजिंग, फाइनेंस सर्विस, ये सब करते हैं ऐसा काम। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड क्या होता है? प्राइमरीली इंटेंडेड इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स इंक्लूडिंग NRIs जो है हमें इन्वेस्ट ऑन ए नॉन रीपार्टिट्रिएबल बेसिस, जो MMF है, MMMFs इसको बोलते हैं मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स, जो है वो फ्री टू डिटरमाइन द मिनिमम साइज, और कोई गारंटी वगैरह की ज़रूरत नहीं है मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न की, और लॉक इन पीरियड जो है वो 46 डेज़ का, पहले अलग था अभी 46 डेज़ आ गया है। रिसोर्सेज मोबिलाइज बाई MMFs शुड बी इन्वेस्टेड एक्सक्लूसिवली इन वेरियस मनी मार्केट, जैसे वेरियस मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स प्राइमरीली इंटेंडेड फॉर द इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, जैसे कि NRIs भी इसमें इंक्लूड है, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी नॉन रीपेट्रिएबल बेसिस पे, ठीक है ना, तो वो किसी भी अमाउंट पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई गारंटी वारंटी किसी की ज़रूरत नहीं। रीपर्चेज ऑप्शंस यानी रेपो रेट और रेडी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, इसमें जो टर्म होता है ना रीपर्चेज एग्रीमेंट में या रिवर्स रीपर्चेज एग्रीमेंट में, एक टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन जिसमें मनी मार्केट पार्टिसिपेंट रेज करते फंड बाय सेलिंग सिक्योरिटीज एंड साइमल्टेनियसली एग्रीइंग टू रीपर्चेज द सेम, बेचा उसी को वापस वो लेंगे, ठीक है, रीपर्चेज सेम आफ्टर स्पेसिफाइड टाइम, जनरली इट इज स्पेसिफाइड प्राइस पे, और इंटरेस्ट एट एन एग्रीड अपॉन रेट, किसी को ज़रूरत थी उसको बेच दिया, बाद में आपको ज़रूरत हो गया वापस ले लेना इतने टाइम बाद में, ठीक है ना, और साथ में इंटरेस्ट भी। बाय रिक्वायरिंग फंड रिवर्स रेपो व्हेन डिस्क्राइब्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सप्लायर, सिंपल है। अब यहाँ पे जो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट की टर्म्स रेपो रिवर्स रेपो की डिपेंड करती है पार्टी इनिशिएटेड द ट्रांजेक्शन, जो पार्टी ट्रांजेक्शन कर रही है उनके ऊपर। तो मनी मार्केट के सारे हमने इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ लिए, जो अभी वाले डेप्ट सिक्योराइजेशन, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड, रीपर्चेज ऑप्शन वाले वो भी पढ़ लिए, और पहले वाले भी सारे पढ़ लिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से, एक क्वेश्चन आते ही इसमें। अब आ जाता है FDI यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसमें से कौन से क्वेश्चन बैठते हैं? हाँ, FII की डेफिनेशंस वगैरह तो बैठती है, तो इसमें बता रखा है कि पॉजिटिव टाइडिंग अबाउट द इंडियन इकोनॉमी कंबाइंस विद द फास्ट ग्रोइंग मार्केट हैव मेड इंडियन एन अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो फॉरेन में रहते हैं वो लोग, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है वो नेट इन्वेस्टमेंट इन द इंडियन स्टॉक मार्केट कैलेंडर ईयर 2005 क्रोज्ड $10 बिलियन, इतना इन्वेस्टमेंट किया था इंडियन मार्केट में बाहर के लोगों ने, द हाईएस्ट एवर बाय द फॉरेन फंड इन अ सिंगल ईयर आफ्टर FIIs वर अलाउड टू मेक पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री स्टॉक मार्केट इन अर्ली 1990s, ठीक है, जब इतना हो गया था तब फिर वो लेके आए। ECB को भी अलग से पूछते हैं, ठीक है ना, ECB की जो डिफाइंड इंक्लूड्स, ECB में कमर्शियल बैंक लोन, बायर्स क्रेडिट, सप्लायर्स क्रेडिट, सिक्योराइजेशन इंस्ट्रूमेंट्स, credit from the official exports credit agencies, commercial borrowings, private sectors window of multilateral financial institutions जैसे IFC, AFIC, CDs, और जो इन्वेस्टमेंट है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इज डिसाइडेड डेप्ट फंड्स, ठीक है। फिर आ जाता है अदर टर्म्स कंडीशन, जैसे शॉर्ट टर्म लोन्स फ्रॉम RBI, वैलिडिटी अप्रूवल फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन, एग्जाम्पशंस फ्रॉम विदहोल्डिंग टैक्स सिक्योरिटीज़, ये सब भी है। इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट जो है उसकी अवेलेबिलिटी जो है वो 4 मेन सिस्टम है, यूरो करेंसी मार्केट, एक्सपोर्ट क्रेडिट फैसिलिटी, बॉन्ड इशू, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इन सब पे भी अलग से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि यूरो बॉन्ड जो होता है ना वो डिनोमिनेटेड होता है करेंसी नॉट नेटिव टू द कंट्री, जबकि जो वहाँ की करेंसी उसमें, इसको एक एक्सटर्नल बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। अब फॉरेन यूरो नाम से समझ में आ रहा है यूरो वहाँ की कंट्री की करेंसी है, फॉरेन बॉन्ड में वही जो डेप्ट इंस्ट्रूमेंट होगा वो डिनोमिनेटेड होगा फॉरेन करेंसी में, डिनोमिनेटेड इन द करेंसी नेटिव टू द कंट्री। फुली हैज्ड बॉन्ड्स जो होता है वो रिस्क ऑफ द करेंसी फ्लक्चुएशन एग्जिस्ट, फुली हैज्ड जो फ्लक्चुएशन करेंसी फ्लक्चुएशन की वजह से रिस्क होती है ना उसको हैज कर रहे हैं। यूरो कमर्शियल पेपर्स, यूरो कमर्शियल पेपर्स और शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें मेच्योरिटी जो होती है वो 1 साल से कम की होती है, US डॉलर में डिनोमिनेटेड होता है ये। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स में बता चुकी हूँ। फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड जो उसके एडवांटेज क्या है, वो इन्वेस्टर को फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि वो कन्वर्ट कर ले बॉन्ड को किस में, इक्विटी में, बॉन्ड को इक्विटी में, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट को इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में, एट ए प्राइस रिडीम द बॉन्ड एट द एंड ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड और लीड्स टू डिल्यूशन ऑफ द इक्विटी, अलाउ द कंपनीज टू अवॉइड एनी
करंट डिल्यूशन इन अर्निंग्स पर शेयर। और इन्वेस्टर्स जो होता है वो एंजॉय करता है ऑप्शन ऑफ कन्वर्जन का ऑप्शन, यानी इसे नाम ही है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, नाम ही। डिसएडवांटेज का एक्सचेंज रिस्क, बिल्कुल। क्रिएशन ऑफ द मोर डेप्ट, ज़्यादा डेप्ट जो फॉरेक्स होगा, आउटगो इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट, फॉर मतलब हमारे कंट्री से पैसा चला जाएगा ना इंटरेस्ट के रूप में बाहर, देयर इज एक्सचेंज रिस्क भी होती है। GDR हम पढ़ चुके हैं, ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट डिनोमिनेटेड इन करेंसी नॉट नेटिव, इम्पैक्ट ऑफ GDR वो सब ठीक है। आर्बिट्रेज पॉसिबिलिटी होती है GDR में, इंडियन स्टॉक मार्केट इज नो लॉन्गर इंडिपेंडेंट, वो सब ठीक है। EDRs भी ठीक है। यूरो बॉन्ड, यूरो कन्वर्टेबल जीरो बॉन्ड भी बोल चुके हैं हम। फिर यूरो बॉन्ड्स विद द इक्विटी वारंट, यूरो बॉन्ड विद इक्विटी वारंट में इक्विटी में आप बदल सकते हो, तो लगभग बात वो ये कह रही है। कूपन रेट डिटरमाइन बाय द मार्केट रेट्स, वारंट आर डिटेचेबल। सिंडिकेटेड बैंक लोन्स में आ जाता है वन ऑफ द अर्लियर वेज ऑफ रेजिंग फंड। फिर फॉरेन बॉन्ड्स डिनोमिनेटेड इन करेंसी विच इज़ फॉरेन। Euro commercial papers, money market security, usually issued at a discount. Credit instrument, types of credit instrument used affecting the foreign remittance. यूरो इश्यूज भी एक तरह से वही यूरो बॉन्ड में है। इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग, कैश फ्लोज फॉरेन प्रोजेक्ट्स में, क्रॉस बॉर्डर लीजिंग, changes the rates inflation causing a shift in the competitive environment, initial investment, ये सारा किसमें है। कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाती है जब आप कैपिटल बजटिंग इंटरनेशनल वाली की बात करते हो, कि पोटेंशियल रिस्क, कंसेशनल बेनिफिट्स होस्ट कंट्री के, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, प्रॉब्लम्स अफेक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, मल्टीनेशनल कंपनीज इन्वेस्टिंग एल्सवेयर सब्जेक्ट द फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। मेन तो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क की होती है इसमें, और क्या है। फिर आ जाता है मल्टीनेशनल cash management, is to minimize the currency exposure risk, minimize the overall cash requirement of the company as a whole, minimize transaction cost, minimize country's potential risk, or take advantages of the economies scale. फिर centralized cash system help MNCs maintain minimum cash balance, manage judicial liquidity, optimally use various hedging strategies, aid the centers to generate maximum return, aid the centers to take advantages of multinational netting off, टेक मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग, एक्सप्लोइट करेंसी मूवमेंट्स, ये सारे सेंट्रलाइजिंग कैश सिस्टम के फ़ायदे थे MNCs कंपनी को। फिर आ जाता है इंटरनेशनल कैश मैनेजमेंट, जो है उसके दो बेसिक ऑब्जेक्टिव है। पहला तो ऑप्टिमाइज करना है कैश फ्लो मूवमेंट्स, और इन्वेस्ट करना एक्सेस कैश। इन्वेस्ट करोगे एक्सेस कैश तो उस पर रिटर्न मिलेगा ना, आपके पास जो एक्सेस कैश पड़ा हुआ है। कोई सिंगल स्ट्रेटजी तो नहीं है, लेकिन बहुत सारी स्ट्रेटजी है ऑप्टिमाइज करने के लिए। पहला तो है एसिलरेटेड cash inflows, manage blocked fund, minimize tax on cash flows through international transfer pricing norms, leading lagging strategy using netting of strategy, invest excess cost, international inventory management, international receivable management। तो ये सारे हमारे क्या रहते हैं, FDI। अब सिर्फ एक ही चैप्टर बचा है अपना, वो है फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर एंड रिस्क मैनेजमेंट वाला चैप्टर, जिसमें सबसे पहले तो जो डिफरेंस है किस किस में, PPP, IRP और IFP पे वो पूछ रखा है। मतलब इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी, परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी, ये सब हमारे प्रैक्टिकली हम सॉल्व करते तो ज़रूरत नहीं। नोस्ट्रो वोस्ट्रो लोरो अकाउंट हमको पता है। नोस्ट्रो में होता है अवर्स यूअर्स देयर्स, बैंक से फॉरेन कंपनी का जो है आवर अकाउंट विद यू, क्या बोलेंगे इसको, yours account with us, vostro account, our accounts with you, nostro account। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। एक्सचेंज रेट कोटेशंस, हाँ एक्सचेंज रेट फोरकास्ट, इसमें टेक्निकल फोरकास्टिंग, फंडामेंटल, मार्केट बेस्ड और मिक्स्ड फोरकास्टिंग है। हाँ रिस्क कंसिडरेशन में सेवरल टाइप्स ऑफ रिस्क, जैसे फाइनेंशियल, बिजनेस, क्रेडिट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, मार्केट प्राइस रिस्क, री इन्वेस्टमेंट रिस्क और कंट्री रिस्क, ये सारी रिस्क रहती है। ठीक है ना। सेवरल टाइप ऑफ रिस्क दैट इज इन्वेस्टर्स शुड कंसिडर एंड पे केयरफुल अटेंशन टू। एक्सपोजर टाइप बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं। पहला है ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, फिर है ट्रांसलेशन एक्सपोजर, मतलब जो एक करेंसी से दूसरी करेंसी में ट्रांसफ़र हो रहा है ना ये अमाउंट, तो ट्रांसलेशन एक्सपोजर। इकोनॉमिक एक्सपोजर,
जहाँ पे वैल्यू इकोनॉमिक वैल्यू डिक्लाइन हो रही है तो। और फिर आ जाता है, तीन ही एक्सपोजर है, ठीक है, तीनों एक्सपोजर ध्यान रखना, ट्रांजैक्शन, ट्रांसलेशन और इकोनॉमिक। फिर डेरिवेटिव के बारे में तो ठीक है। अब मेरे हिसाब से इसमें और कुछ भी, स्वैप्स बहुत सारे तरह के हैं। इंटरेस्ट रेट, करेंसी स्वैप, प्लेन वेनिला, बेसिस रेट स्वैप, एसेट स्वैप, मॉर्गेज स्वैप, अमोर्टाइजिंग स्वैप। हम तो 3-4 तरह के प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं, बाकी स्वैप बहुत तरह के हैं हम। स्वैप्शंस, कॉलेबल स्वैप, इक्विटी स्वैप, कमोडिटी स्वैप, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, डिस्टिंक्शन बिटवीन फ्यूचर। सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ना, वो है फ्यूचर और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या है। तो ये फॉरवर्ड फ्लेक्सिबल होते हैं, फ्यूचर स्टैंडर्ड होते हैं, मेच्योरिटी एनी टाइम फॉरवर्ड की, फ्यूचर की मेच्योरिटी पे, फ्यूचर मेच्योरिटी डेट ओपन, फॉरवर्ड मेच्योरिटी डेट ओपन, फ्यूचर की 12 मंथ्स। करेंसी ट्रेडेड में सारी करेंसीज है, जबकि फ्यूचर में मेजर। क्रॉस रेट्स में अवेलेबिलिटी इन वन कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, जबकि फ्यूचर्स में यूजुअली रिक्वायर्स 2 कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स। मार्केट प्राइस में ग्लोबल नेटवर्क चाहिए, जबकि रेगुलर मार्केट्स चाहिए किसमें, फ्यूचर में। प्राइस फ्लक्चुएशंस नो डेली लिमिट इन द मिनी करेंसी, जबकि डेली प्राइसेस लिमिट्स सेट बाय एक्सचेंज ऑफ फ्यूचर में, क्योंकि एक्सचेंज से ट्रेड हो रहा है ना। रिस्क डिपेंड्स ऑन द काउंटर पार्टी, वो फॉरवर्ड के लिए बोल रहा है, जबकि फ्यूचर में ऐसा होता है कि मिनिमम ड्यू टू द मार्जिन रिक्वायरमेंट। ऑनरिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वैसे तो 4-5 पॉइंट हम मन से भी लिख सकते हैं, पर इसमें जो लिख रखे हैं वो मैं बोल देती हूँ। ऑनरिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय टेकिंग एंड गिविंग डिलीवरी, जबकि फ्यूचर्स में आता है मोस्टली बाय रिवर्स ट्रांजेक्शन। कैश फ्लोज में नन अंटिल द मेच्योरिटी डेट, जबकि फ्यूचर्स में आता है इनिशियल मार्जिन प्लस ऑनगोइंग वेरिएशन मार्जिन बिकॉज ऑफ द मार्केट टू मार्केट रेट एंड फाइनल पेमेंट्स ऑन द मेच्योरिटी डेट। ट्रेडिंग, यहाँ पे जो ट्रेडिंग आवर्स है ना, फॉरवर्ड के लिए 24 आवर्स है, जबकि फ्यूचर के लिए 4 to 8 आवर्स है। ऑप्शंस हमको पता है क्या है। हाँ, ऑप्शंस और फ्यूचर्स में क्या डिफरेंस है, ऑप्शन है आपके पास में, जबकि फ्यूचर में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा, क्या बोलते हैं, मेच्योरिटी होते ही पेमेंट करना ही पड़ेगा। मनी मार्केट हैश तो पता ही है, इन्वॉल्व सिम्पटेनियस बोरोइंग्स वगैरह। नेटिंग, मैचिंग, लीडिंग, लेगिंग, प्राइस वेरिएशन। स्ट्रेटजीज एंड एक्सपोजर मैनेजमेंट में लो रिस्क लो रिवॉर्ड, लो रिस्क रिजनेबल रिवॉर्ड, लो रिस्क लो, हाई रिस्क लो रिवॉर्ड और हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, ये स्ट्रेटजीज फॉर एक्सपोजर मैनेजमेंट। 4 सेपरेट स्ट्रेटजी होती है। आर्बिट्रेज वगैरह हमको सब पता है। तो आई थिंक यहाँ पे हमारा थियोरी पोर्शन जो है वो बैक टू बैक ख़त्म हो जाता है एसएफएम का, ठीक है। मैंने थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश की है। सारा पोर्शन हमने स्टडी मटेरियल के जो लास्ट में समरीज दे रखे थे उसमें से ही हमने ख़त्म किया है। थैंक यू वेरी मच। हमें जो थियोरी एसएफएम की है, नोट्स कौन से रेफर कर रहे हैं हम, जो समरी लिखी हुई है हमारे स्टडी मटेरियल में लास्ट में, उसमें अभी चैप्टर कौन सा, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो के चैप्टर की थ्योरी पढ़ते हैं अभी। एक्टिविटीज, ऑब्जेक्टिव ऑफ द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, सेफ्टी ऑफ द प्रिंसिपल, फिर स्टेबिलिटी ऑफ द इनकम, कैपिटल ग्रोथ, मार्केटेबिलिटी, दैट इज द केस विच अ सिक्योरिटी कैन बी बुट और सोल्ड, फिर लिक्विडिटी, फिर आ जाता है डाइवर्सिफिकेशन और फेवरेबल टैक्स स्टेटस। फेजेस ऑफ द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इसमें सिक्योरिटी एनालिसिस, पोर्टफोलियो सेलेक्शन, पोर्टफोलियो रिवीजन और पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन। मेरे हिसाब से इसके डिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है। सबसे पहले सिक्योरिटी एनालिसिस कि कौन कौन सी सिक्योरिटी हमें पोर्टफोलियो में लेनी है, उसके बाद में पोर्टफोलियो का एनालिसिस, फिर पोर्टफोलियो का सिलेक्शन, पोर्टफोलियो का रिवीजन, अगर जरूरत पड़े तो चेंज कर लो और उसमें कुछ चेंजेस की जरूरत है तो, और पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन, फाइनली इवैल्यूएट कर लो सही है कि नहीं। पोर्टफोलियो थ्योरीज, हम इसमें ट्रेडिशनल अप्रोच भी आती है। Portfolio theory guides the investors about the methods of selecting the securities that will provide the highest expected rate of return. Traditional approach में investors study include insight into his needs, portfolio objective are defined, maximizing the investor's wealth, investors investment strategy covers examining number of aspects, a selection of individual investment by calculating the comparing intrinsic value, expert advice, inside information, newspaper tipsters, कंपनीज विच गुड फाइनेंशियल फिगर्स, ठीक है। मॉडर्न अप्रोच जिसमें मार्कोविच, रिस्क रिटर्न ऑप्टिमाइजेशन, ये सारी थियरीज आ जाती है। 2 तरह की थियरी देख ली। रिस्क एनालिसिस में एलिमेंट ऑफ रिस्क कौन कौन से एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है ना। सिस्टमैटिक रिस्क, अनसिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क के एलिमेंट हैं इंटरेस्ट रेट, परचेजिंग पावर रिस्क, मार्केट रिस्क। और अनसिस्टमैटिक क्या क्या हो सकते हैं, बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क, ठीक है। फिर आ जाता है हम टोटल रिस्क इज इक्वल टू सिस्टमैटिक प्लस अनसिस्टमैटिक, डाइवर्जन ऑफ रिस्क भी, ठीक है।
एक्सपेक्टेड रिटर्न का फॉर्मूला गिवन है, कोरिलेशन का फॉर्मूला बीटा इज इक्वल टू कोरिलेशन बिटवीन मार्केट एंड सिक्योरिटी मल्टीप्लाइड बाय SD of security into SD of market upon SD of market का स्क्वायर. रिग्रेशन मेथड a plus b y is equals to a plus bx, y is equal to alpha plus beta into x. Beta is equals to n multiplied by sigma xy less sigma x into sigma y upon n सिग्मा एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर. ठीक है, और कुछ फॉर्मूलेज भी दे रखे, पोर्टफोलियो रिटर्न, कोवेरियंस एक्स लेस बार एक्स मल्टीप्लाइड बाय वाई लेस बार वाई अपॉन एन, और कोई फॉर्मूला कोरिलेशन कोवेरियंस अपॉन एस डी ऑफ ए एस डी ऑफ बी, और फॉर्मूला है एसडी का फॉर्मूला है सिक्योरिटी ए का स्क्वायर एक्स स्क्वायर एस डी ऑफ वन का स्क्वायर प्लस एक्स टू का स्क्वायर एस डी ऑफ टू का स्क्वायर प्लस टू एक्स टू इंटू को रिलेशन ऑफ एक्स टू इंटू एस डी ऑफ वन एस डी ऑफ टू, दो सिक्योरिटी मान के. रिडक्शन इन डिल्यूशन ऑफ द रिस्क थ्रू डाइवर्सिफिकेशन, पोर्टफोलियो एस डी इज इक्वल्स टू एक्स वन एस डी वन प्लस एक्स टू एस डी टू. स्टैंडर्ड डेविएशन अगर +1 कोरिलेशन होगा ना तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा जो मैंने अभी बोला. वैसे तो ये सारे फॉर्मूले मेरे को डिस्कशन में लेने का था नहीं, बट ठीक है, अगर फॉर्मूला है तो हम डिस्कस तो कर ही सकते हैं. फिर से अपनी थ्योरी पोर्शन पे आ जाते हैं. मार्कोविच मॉडल ऑफ द रिस्क रिटर्न ऑप्टिमाइजेशन, इसमें जो पोर्टफोलियो का सिलेक्शन है ना, प्रॉब्लम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 स्टेजेस. फर्स्ट है finding the mean variance efficient portfolios and selecting one such portfolio. Assumptions of this method is efficient frontier. Certain assumptions. First तो आ जाता है efficient frontier. As a rule portfolio is not efficient if there is another portfolio with the higher expected value of return, lower standard deviation, higher expected value of return plus same standard deviation, or the same expected value but a lower standard deviation. If investor's portfolio is not efficient, मेरे हिसाब से ये अजम्पशंस तो मार्कोविच के नहीं हो सकते, वो कुछ इसमें कंटेंट प्रिंट होने से रह गया. ठीक है, CAPM के अजम्पशंस क्या है वो देखते हैं. पहला है एफिशिएंट मार्केट इज द फर्स्ट अजम्पशन. रैशनल इन्वेस्टमेंट गोल्स ऑफ इन्वेस्टर्स. रिस्क aversion in efficient market is adhered to, although at times risk seeking behavior is adopted for gain. सारे के सारे एसेट्स जो है वो डिविजिबल है, लिक्विड एसेट्स है. इन्वेस्टर्स आर एबल टू बोरो फ्रीली एट इट्स रिस्क लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट, और जो सिक्योरिटीज़ है वो एक्सचेंज हो सकती है विदाउट एनी ट्रांजेक्शन कॉस्ट. सिक्योरिटीज़ जो है कैपिटल एसेट फेस नो बैंक्रप्सी और इंसॉल्वेंसी. सिक्योरिटी मार्केट लाइन जो है CAPM की इंडिकेट करती है रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड टू बी कॉम्पनसेटेड एट ए गिवन लेवल ऑफ रिस्क. ठीक है, अब इसमें अगर CAPM इज लेस देन द एक्सपेक्टेड रिटर्न बाय CAPM इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड रिटर्न सेल. एक्सपेक्टेड से CAPM यानी एक्चुअल जो है वो ज़्यादा है. CAPM इज लेस देन एक्सपेक्टेड रिटर्न, देन खरीद लो, क्योंकि बाद में प्राइस क्या होगी, बढ़ने वाली है, तो आप अभी खरीद लो, और जब प्राइस बढ़ेगी तब बेच देना. और CAPM इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रिटर्न, देन आप क्या करो, होल्ड करो. ठीक है, बीटा ऑफ लीवर्ड फर्म इज इक्वल टू बीटा ऑफ अनलीवर्ड फर्म मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस डेप्ट अपॉन इक्विटी 1 लेस T. आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी में बहुत सारे तरह के फैक्टर्स होते हैं जिसको हम फैक्टर 1 2 3 4 नाम देते हैं, और फिर जब इसका रिटर्न निकालते हैं तो RF प्लस फैक्टर 1 मल्टीप्लाइड बाय बीटा 1 प्लस फैक्टर 2 मल्टीप्लाइड बाय बीटा 2 प्लस फैक्टर 3 फैक्टर n मल्टीप्लाइड बाय बीटा n. ऐसे देर आर सर्टीन लिमिटेशन ऑफ CAPM. रिलायबिलिटी बीटा पे करनी पड़ती है, अदर रिस्क भी होती है लेकिन इसमें नहीं कंसिडर करते हैं, जैसे अनसिस्टमेटिक रिस्क वगैरह.
क्योंकि सिस्टमेटिक को ही यहाँ पे इंपॉर्टेंस देते हैं और इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऐसा मानते हैं कि सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, पर इट इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू ऑब्टेन। एडवांटेजेस क्या है सीएपीएम के? रिस्क एडजस्टेड रिटर्न और नो डिविडेंड कंपनी। ठीक है, फिर आ जाता है शार्प इंडेक्स में आर इज इक्वल टू वो जो सिंगल इंडेक्स मॉडल है ना, आपको पता होगा उसका एक बहुत ही ठीक है, अगर आपने यहाँ पे एरर टर्म में देखा तो आर इज इक्वल टू ए प्लस बी आर एम प्लस एरर का एस डी का स्क्वायर। अब आ जाते हैं एक्टिव पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी। एक्टिव पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी के 4 मेन प्रिंसिपल है। पहला है मार्केट टाइमिंग, दूसरा है सेक्टर रोटेशन, फिर है सिक्योरिटी सिलेक्शन और यूज ऑफ स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट। पेसिव पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी में क्रिएट वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो एट ए प्री डिटरमाइंड लेवल ऑफ रिस्क। फिर होल्ड द पोर्टफोलियो रिलेटिवली अनचेंज्ड। फिर सिलेक्शन ऑफ सिक्योरिटी में there are the certain criteria which must be kept in mind while selecting the security. Selection of bond, yield to maturity, risk, default, tax, liquidity. अगर selection of stock है तो technical analysis, fundamental analysis, random selection analysis, जिससे behavior, volume, earning level, growth ये सब पता चले। risk, portfolio rebalancing की 3 टेक्निक है, buy and hold। फिर ये जाता है constant mix और एक constant proportion इंश्योरेंस पॉलिसी। इसके हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करते हैं। बाय एंड होल्ड में सेट ए लिमिट यानी फ्लोर, उसके बिलो जो है नॉट विश टू वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो शुड गो। फिर कांस्टेंट मिक्स में अडेप्ट इक्विटी का मिक्स कितना रहन रखना है। कांस्टेंट प्रपोर्शन इंश्योरेंस में कॉल्ड फ्लोर विच इज इन्वेस्टेड इन द सम नॉन फ्लक्चुएटिंग एसेट सच एज टी बिल बॉन्ड। टैक्स एफिशिएंट स्ट्रेटजी क्या है? एम्प्लॉय ए बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी। दूसरा है लॉस हार्वेस्टिंग यूजिंग द टैक्स लॉसेस टू ऑफसेट द कैपिटल गेन। फिर है यूज ऑप्शंस टू हेल्प द कन्वर्ट द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और टैक्स लॉट अकाउंटिंग फॉर द शेयर्स। फिर है फोकस ऑन द ग्रोथ स्टॉक। एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजी में है इंटीग्रेशन एसेट एलोकेशन, स्ट्रेटजिक एसेट एलोकेशन, टैक्टिकल एसेट एलोकेशन, इंश्योर्ड एसेट एलोकेशन। हाँ, एसेट एलोकेशन, इंटीग्रेटेड एसेट एलोकेशन, कैपिटल गेन कंडीशन, objectives constraint, examine the allocation that best serve investors needs। strategic asset में optimal portfolio mix और tactic asset allocation में investors risk tolerance is assumed constant और insured में more value more ability to take risk। principle of management of hedge funds। मेन फीचर्स क्या है हैश फंड के? हैश फंड यूटिलाइज होता है वैरायटी ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में रिड्यूस करने के लिए, रिस्क को इन्हांस करने के लिए, रिटर्न को। बाकी ये मन से भी लिख सकते हैं। मोस्ट हैश फंड्स आर हाईली स्पेशलाइज्ड वगैरह। हैजिंग स्ट्रेटजी में सेलिंग शॉर्ट यूजिंग आर्बिट्रा, ट्रेडिंग ऑप्शंस और डेरिवेटिव, इन्वेस्टिंग इन एंटिसिपेशंस ऑफ अ स्पेसिफिक event or investing in the deeply discounted securities or strategic being non-correlated in the direction of the equity market। hedge fund के benefits क्या है? Have the ability to generate positive return, reduce the overall portfolio risk, volatility in increasing returns, have higher return at lower overall risk, provides an ideal long-term investment solution, eliminate करना needs of the correctly time entry and exit, or provides diversification which not otherwise available in traditional investing। अब different styles of hedge funds क्या है? aggressive growth, distressed security, emerging market fund of hedge fund, income, macro, market neutral, market timing, opportunistic, multi strategy, short selling, special situation, value। तो यहाँ पे क्या क्या स्टाइल है हैज फंड्स की? सबसे पहले एग्रेसिव ग्रोथ जिसमें पी रेशो, नंबर ऑफ डिविडेंड वगैरह सब देखते हैं। डिस्ट्रेस सिक्योरिटीज में equity debt, trade claims at deep discount companies in the freezing bankruptcy or reorganization। emerging market में equity और debt दोनों का emerge। fund of the hedge fund में mix जैसे pulled करना सारे assets को। फिर income में focus on yield। macro में all major market जैसे equity, bond। market neutral में hedge out most market risk by taking offsetting। market timing में स्विंग वाइडली बिटवीन द एसेट क्लासेस, इस एसेट क्लास से उस एसेट क्लास में बहुत ही जल्दी स्विंग करना। मार्केट अपॉर्चुनिस्टिक में इवेंट सच एस आईपीओस वगैरह जब सडन प्राइस चेंजेस होती है।
मल्टी स्ट्रेटेजी में बहुत सारी स्ट्रेटेजीज का एक साथ सिमुलेशन या सिमल्टेनियसली टू रियलाइज द शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म गेन। फिर है शॉर्ट सेलिंग में हैज टू ऑफसेट लॉन्ग only portfolio and by those who feel the market is approaching a bearish cycle. Risk is high. Special situation, invest in the event driven situations such as merger, hostile takeover, reorganization, levered buyouts. Values may invest in the securities perceived to be selling at a deep discount to their intrinsic and potential worth. Difference between the hedge fund and a mutual fund. सिंपल है, hedge fund में पुल करते सारी सिक्योरिटीज़ को. Hedge funds are like mutual fund in two respects. एक तो they are pooled investment और invest in publicly traded securities. और difference इसमें होता है between the hedge fund and mutual fund. There are the best understood the light of the hedge fund is the charter, or investors give hedge funds the freedom to pursue the absolute return. Broad categories of hedge fund क्या है? Arbitrage strategy, event driven, वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है, यूजुअली अनाउंसमेंट द परचेज प्राइस, एक्वायरिंग कंपनी. और डायरेक्शनल और टैक्टिकल स्ट्रेटजी में फॉरेन कंट्रीज टॉप डाउन बीट्स जो होती है, करेंसीज की, इंटरेस्ट रेट, कमोडिटीज और द फॉरेन इकोनॉमीज, ठीक है. फिर द रीजंस फॉर इन्वेस्टिंग इन हैज फंड्स, पोटेंशियल फॉर द हायर रिटर्न और डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट. डीमेरिट्स ऑफ द हैज फंड क्या है? फैट टेल्स आर द प्रॉब्लम. इसमें मेनली क्या है कि हैज फंड इन्वेस्टर्स जो है वो एक्सपोज टू मल्टीपल रिस्क एंड ईच स्ट्रेटजी हैज़ इट्स ओन यूनिक रिस्क. एंड जो ट्रेडिशनल मेजर्स हैं, ट्रेडिशनल मेजर्स volatility instead of the high fund returns tend to be swayed. कर्व लेफ्ट टू राइट जाता है ना, उसको बोलते हैं फैट टेल, और राइट टू लेफ्ट बराबर शिफ्ट हो जाता है. फंड फॉर द हैज फंड being invested in a single hedge fund requires a time consuming. इंटरनेशनल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में एक्सपेक्टेड रिटर्न के लिए कोई इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमने देखा नहीं है. रैंडम वॉक थ्योरी, लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. रैंडम वॉक थ्योरी क्या है? ये सबसे ज़्यादा फेमस थ्योरी है बिहेवियर ऑफ द स्टॉक मार्केट प्राइजेस को लेकर के. और इसमें क्या होता है कि जो इस थ्योरी में सिंपल आर्ग्यूमेंट्स इस बात पे होता है, प्राइसेस ऑफ शेयर्स इन स्टॉक मार्केट कैन नेवर बी प्रेडिक्टेड. इस आर्ग्यूमेंट क्या होता है, क्योंकि ये प्रेडिक्ट करते तो बोलते प्राइसेस प्रेडिक्टेबल नहीं होता है, पीरियडिकल अप्स एंड डाउन्स इन द शेयर प्राइस बट नो कनेक्शन कैन बी स्टैब्लिश्ड. पहले वाले प्राइस से इस प्राइस का कनेक्शन नहीं स्टैब्लिश हो सकता. इसीलिए फिर आई अपने पास में एफिशिएंट मार्केट थ्योरी. इसमें क्या है? सर्च फॉर थ्योरीज में बहुत सारे रिसर्च किए गए, ठीक है. फिर इन्फॉर्मेशन फ्रीली ट्रांसफरेबल है ऑन ऑल मार्केट पार्टिसिपेंट्स. Keen competition among the market participants more or less ensures the market will be reflect intrinsic values. फिर है price changes only response to a new information. फिर है misconception about the efficient market theory. क्या है कि फैक्टर्स और हाँ सारे प्राइजेस सारे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, ये मिसकंसेप्शन है. इट इज नॉट पॉसिबल टू अर्न द प्रॉफिट कंसिस्टेंटली फ्रॉम द स्टॉक मार्केट. फिर लेवल ऑफ मार्केट एफिशिएंसी, वीक फॉर्म एफिशिएंसी, सेमी स्ट्रॉन्ग एफिशिएंसी, जिसमें प्राइजेस रिफ्लेक्ट्स नॉट ओनली द इन्फॉर्मेशन फाउंड टू बी रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट प्राइस बस वॉल्यूम बट ऑल अदर पब्लिकली अवेलेबल प्राइजेस. सेमी स्ट्रॉन्ग में और स्ट्रॉन्ग में तो सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, पब्लिक प्राइवेट. एम्पेरिकल एविडेंसेस ऑन द वीक फॉर्म एफिशिएंट मार्केट में 3 टाइप्स के टेस्ट होते हैं. फर्स्ट है एम्प्लॉयड टू एम्पेरिकल वेरीफाई द वीक फॉर्म ऑफ द एफिशिएंट मार्केट. सीरियल कोरिलेशन टेस्ट में जाता है टेस्ट फॉर द रैंडमनेस इन स्टॉक प्राइस चेंजेस. वन हैज़ टू लुक एट द सीरियल कोरिलेशन. और रन टेस्ट, 3 तरह के टेस्ट है. सीरियल कोरिलेशन, एक दूसरे का कोरिलेशन बनाना, ठीक है, एक दूसरे प्राइजेस का. रन टेस्ट के अंदर +1 -1, जैसे 24 से 23 प्राइस हुई है तो -1, 23 से 26 हुई है तो +1. तो इस तरह के रन्स का कैलकुलेशन करके फिर एक फॉर्मूले से जो प्राइस निकालते हैं. फिर होता है फिल्टर रूल. इसमें n% इंक्रीज हो गया है, तब आपने अगर n% डिक्रीज होने पे आपने सेल किया तो उसको तब तक होल्ड करो जब तक कि उतना ही परसेंट n% क्या नहीं हो जाए, डिक्रीज नहीं हो जाए, ठीक है. और जब उतना डिक्रीज हो तब उतना इंक्रीज हो तब बेचना. जब प्राइसेस कम हो जाए तो खरीद लेना, प्राइसेस ज़्यादा हो जाए तो बेच देना. लेकिन उसको होल्ड उतने पीरियड तक करके रखना जितना परसेंट, एग्जैक्ट जितना परसेंट वो इंक्रीज हुआ था तब आपने क्या करा था, बेचा था, या जब डिक्रीज हुआ था तब आपने खरीदा था. तो उसको होल्ड करके रखना और रिवर्स हो तब क्या कर देना, बेच देना. फिर एम्पायरल एविडेंसेस ऑन द सेमी स्ट्रॉन्ग एफिशिएंट मार्केट थ्योरी में स्टॉक प्राइसेस एडजस्ट ग्रेजुअली नॉट रैपिडली. स्मॉल फर्म्स जो होते हैं आउट परफॉर्म लार्ज फर्म्स पोर्टफोलियो. फिर जाता है लो
प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल स्टॉक्स टेंड्स टू बी आउट परफॉर्म लार्ज प्राइस। मंडीज रिटर्न जो होता है वो लो माना जाता है। फिर चैलेंजेस टू द एफिशिएंट मार्केट थ्योरी में इंफॉर्मेशन इनएडिक्वेसी, लिमिटेड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज, इरेशनल बिहेवियर और मोनोपोलिस्टिक इन्फ्लुएंसेस। ये चैप्टर था पोर्टफोलियो, ठीक है। मैं डिस्कशन में लेना है एसएफएम की थ्योरी में, वो चैप्टर है सिक्योरिटी एनालिसिस, ठीक है। नोट्स कौन से रेफर कर रही हूँ मैं, जो समरी लिखी हुई है हर स्टडी मटेरियल के पीछे, उसमें जो नोट्स है सिक्योरिटी एनालिसिस को लेके। सबसे पहले है फंडामेंटल एनालिसिस, पी इज इक्वल टू डी वन प्लस जे अपन के लेस जे, सिंपल। अच्छा, डिविडेंड ग्रोथ भी अपने को पता है। टेक्निक्स यूजिंग द इकोनॉमिक एनालिसिस, सबसे पहले तो देखो फैक्टर अफेक्टिंग इकोनॉमिक एनालिसिस में ग्रोथ रेट, नेशनल इनकम और रेटेड मेजर्स, फिर इन्फ्लेशन, फिर मॉनसून, फिर ग्रोथ रेट ऑन इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब इसमें आ जाता है टेक्निक्स यूज इन इकोनॉमिक एनालिसिस, एंटिसिपेटरी सर्वे। पहले सर्वे करो, हेल्प इन्वेस्टर्स टू फॉर्म एन ओपिनियन, इनकॉर्पोरेट एक्सपर्ट ओपिनियन। फिर बैरोमीटर इंडिकेटर अप्रोच, जिसमें वेरियस इंडिकेटर्स यूज टू फाइंड आउट द फ्यूचर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इज क्लासिफाइड एज अंडर लीडिंग, लेगिंग, रफली कोइंसिडेंशियल इंडिकेटर। लीडिंग प्राइस बढ़ रही है, लेगिंग में द टाइम सीरीज डेटा ऑफ द वेरिएबल दैट लैग बिहाइंड इन देयर कॉन्सिक्वेंसेस, और लीडिंग में टाइम सीरीज डेटा ऑफ द वेरिएबल्स दैट रीच हाई लो पॉइंट्स इन एडवांस। रफली कोइंसिडेंशियल में रीच देयर पिक्स एंड थ्रोस एट अप्रॉक्सीमेटली द सेम इन द इकोनॉमी। फिर इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग अप्रोच, जिसमें hypothesizing the total economic demand measure GNPs, फिर forecasting the GNPs individual component, after forecasting they add them to obtain the forecasted GNP। फिर आ जाता है इसमें कंपेयर करना, obtain the GNP with the form of independent agency, testing of the overall forecasting consistency। GNP है ग्रोथ रेट। फिर इंडस्ट्री एनालिसिस के फैक्टर्स कौन कौन सा है, अभी इकोनॉमी एनालिसिस खत्म हुआ, इंडस्ट्री एनालिसिस, उसमें आ जाता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, डिमांड सप्लाई गैप। फिर इसमें है बैरियर्स ऑफ इंडस्ट्री, गवर्नमेंट एटीट्यूड क्या है, स्टेट ऑफ कॉम्पिटिटर्स की क्या स्थिति है, कोस्ट कंडीशंस, टेक्निक्स। रिग्रेशन, टेक्निक्स यूज फॉर इंडस्ट्री एनालिसिस। इंडस्ट्री एनालिसिस के लिए रिग्रेशन एनालिसिस और इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट में रिफ्लेक्ट द फ्लो ऑफ द गुड्स और सर्विसेज, और रिग्रेशन में diagnosing the factors determining the industry output, demand through product। कंपनी एनालिसिस में नेटवर्थ देखो, बुक वैल्यू देखो, सोर्सेस ऑफ फंड, साइज, रैंकिंग, क्रॉस सेक्शनल, टाइम सीरीज एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस, क्वालिटी ऑफ द मैनेजमेंट, लोकेशन, लेबर मैनेजमेंट, पैटर्न ऑफ एग्जिस्टिंग स्टॉक, मार्केटेबिलिटी ऑफ द शेयर वगैरह देखना है, ठीक है। टेक्निक यूज इन कंपनी एनालिसिस, कोरिलेशन, रिलेशन, ट्रेंड एनालिसिस और डिसीजन ट्री एनालिसिस। अब है टेक्निकल एनालिसिस में दो बेसिक क्वेश्चन होते हैं। टेक्निकल एनालिसिस इज टू बी आंसर्ड, इज देयर एनी discernible trend in the prices? If there is, they are the indicators that the trend would reverse। फिर इसमें बार चार्ट, लाइन चार्ट, पॉइंट एंड फिगर चार्ट। सिंपल तरह के बार चार्ट किस तरह के होते हैं, लाइन चार्ट लाइंस के थ्रू बार में अपने कॉलम्स बनाते हैं वो, और पॉइंट एंड फिगर में दोनों मिक्स। फिर ऐसा होता है जनरल प्रिंसिपल्स, द डॉ थ्योरी। इसमें oldest and most famous technical theories है, helpful tool for determining the relative strength of the stock market based upon the movements of the two indices। The above average reflects the aggregate impact of all kind of information। Movements of the market are divided into three classification, primary, secondary और daily fluctuations। फिर market indicators में क्या है, breadth index, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन। ब्रीथ इंडेक्स मतलब कवर सारी सिक्योरिटीज को कवर करता है। वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन, क्लू ऑन द फ्यूचर मार्केट बिहेवियर। कॉन्फिडेंस इंडेक्स रिवील्स द इन्वेस्टर्स विलिंगनेस टू टेक द चांस इन द मार्केट। रिलेटिव स्ट्रेंथ एनालिसिस सजेस्ट सम सिक्योरिटीज एग्जिबिट रिलेटिव स्ट्रेंथ। ऑड लॉट थ्योरी में प्राइमरी टू प्रेडिक्ट टॉप बुल मार्केट, देन ऑल्सो प्रेडिक्ट द रिवर्स फॉर इंडिविजुअल। support and resistance levels, peak becomes the resistance level, मतलब goes down from a peak
becomes resistance level. Index price rebounds after reaching the throw. Subsequently, the lowest value reaches becomes the support level. Price is that expected to move between these two levels. फिर आ जाता है इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्राइस पैटर्न. इसमें है चैनल फिर वेज, फिर हेड एंड शोल्डर प्राइस, फिर आ जाता है ट्रायंगल और कॉइल फॉर्मेशन, फिर है फ्लैक्स एंड पेनेंट्स फॉर्म, और फिर डबल टॉप और डबल बॉटम, और फिर गैप. तो सबसे पहले इंटरप्रिटेशन में जो चैनल है उसमें यूनिफॉर्मली चैनलिंग टॉप एंड बॉटम. फिर वेज में रेजिस्टेंस लेवल जो है टॉप्स का, देन बॉटम्स का सपोर्टेड लेवल चेंज इन अपोजिट डायरेक्शन. फिर हेड एंड शोल्डर प्राइजेस में डिस्टॉर्टेड ड्राइंग ऑफ अ ह्यूमन फॉर्म एंड द लार्ज लंप इन द मिडल ऑफ द टू स्मॉलर हम्स. इसका एक ऐसा टू स्मॉलर हम्स के बीच में ये ऐसा बनता है प्राइस. इसमें क्या है, लार्ज लंप फॉर इन द मिडल ऑफ द टू स्मॉलर हम्स. और हेड शोल्डर टॉप पैटर्न में बियरिश मार्केट होगा तो, और इन्वर्स जब बुलिश मार्केट होगा तब. फिर आ जाता है ट्रायंगल और कॉइल फॉर्मेशन जब अनसर्टेनिटी होता. फ्लैक्स एंड पेनेंट्स फॉर्म जब प्रीवियस प्राइजेस के ट्रेंड पे आगे वाला प्रीवियस प्राइजेस का ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तब. और फिर डबल टॉप फॉर्म, इसमें क्या है, रिप्रेजेंट्स ए बियरिश डेवलपमेंट. डबल बॉटम रिप्रेजेंट्स बुलिश डेवलपमेंट एक्सपेक्टेड टू राइज. गैप दोनों का डिफरेंस ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस. फिर आ जाता है बॉलिंजर बैंड्स. बॉलिंजर बैंड्स में क्या है, एक यहाँ पे देखना टू प्राइस चैनल्स जो होते हैं उसमें वन अबोव द सेंट्रल लाइन और वन इज़ बिलो द सेंट्रल लाइन. ठीक है, तो ये जो सेंटर लाइन होती है एक ऊपर एक नीचे, वो होती है बॉलिंजर बैंड्स. फिर है मोमेंटम एनालिसिस जिसमें मोमेंटम मेजर्स द स्पीड ऑफ द प्राइस चेंज एंड प्रोवाइड ए लीडिंग इंडिकेटर ऑफ चेंजेस इन ट्रेंड. और जो मोमेंटम है लाइन एंड लीड प्राइसेस एक्शंस फ्रीक्वेंटली इनफ टू सिग्नल अ पोटेंशियल ट्रेंड. सिंपल एक्सट्रीम पॉजिटिव वैल्यूज तो होती है तो ओवरबोल्ड पोजीशन, नेगेटिव वैल्यूज है तो ओवरसोल्ड पोजीशन. ठीक है, सिग्नल्स में जीरो लाइन क्रॉसिंग, ट्रेंड लाइन क्रॉसिंग. जीरो लाइन में 100 है तो 100 से ऊपर बाई, 100 से नीचे है तो सेल. और एक्सट्रीम वैल्यूज ट्रेंड लाइन वायोलेशंस. ठीक है, सिंपल. इवेल्युएशन ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस एडवोकेट्स द टेक्निकल एनालिसिस फॉलोइंग इंटर रिलेटेड आर्ग्यूमेंट्स. पहला है अंडर इन्फ्लुएंस है क्राउड physiology trend persist for some time. Shift in demand and supply are gradual rather than instantaneous. Fundamental information about a company. Detractor of the technical analysis present their arguments. जैसे most technical analysis unable to offer to convincing the explanation for the tools. सिंपल है और कुछ नहीं है. आई थिंक इसमें फिर तो बॉन्ड वैल्यूएशन वो है प्रैक्टिकल बेस्ड. तो यहाँ पे सारा हमारा सिक्योरिटी एनालिसिस ख़त्म हो जाता है. चैप्टर 10 मिनट लगभग. सिंपली टाइप ऑफ लीजिंग तो पता है, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, सेल एंड लीज बैक, ये कभी कभी पूछ लेते हैं. एडवांटेजेस क्या है वो पता है. फाइनेंशियल इवेल्युएशन में स्टेप्स क्या होगी, टर्म्स, कोलेटरल, सिक्योरिटीज़. इसमें जो प्रेजेंट वैल्यू एनालिसिस, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ब्रेक इवन, लीज रेंटल्स वगैरह ये सब पता है हमको. क्रॉस बॉर्डर लीजिंग में अल्टरनेट इक्विपमेंट, कुछ इसमें खास नहीं है. हाँ, डिविडेंड पॉलिसीज में लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग डिसीजंस और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन डिसीजन. ये डिविडेंड पॉलिसी में क्या होता है, गवर्न बाय लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. प्रैक्टिकल कंसिडरेशन डिविडेंड पॉलिसी की क्या है, फाइनेंशियल नीड्स, कंस्ट्रेंट्स ऑफ policy, paying dividend, legal liquidity, access to the capital market, investment opportunities, desires of the shareholder, stability of dividends, constant dividend per share, constant percentage of net earnings, small constant dividend per share plus extra dividend, cash dividend और stock dividend. advantages शेयर होल्डर के लिए, कंपनी के लिए, सबके लिए अलग अलग रहेंगे. ठीक है, थ्योरीज, ट्रेडिशनल पोजीशन, वॉल्टर वगैरह सबके फॉर्मूले देख लेना. हाँ, एक इम्पॉर्टेंट, ये जो अप्रोच है ना उसके एजम्पशंस क्या है. फर्म ऑपरेट्स इन परफेक्ट कैपिटल मार्केट, कोई टैक्स वगैरह नहीं है, कैपिटल गेन नहीं है,
कोई डिविडेंड नहीं है, टैक्स ऑन डिविडेंड नहीं है, मतलब डीडीटी नहीं है। फर्म की फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, कोई फ्लोटेशंस ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी नहीं है, कोई मतलब रिस्क में अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती, ये भी है। फिर आ जाता है लिंटर मॉडल, पता है D0 प्लस EPS इंटू टारगेट पे आउट लेस D0 इंटू ए। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल तो पता ही है, वेरिएबल ग्रोथ रेट तो डिफरेंट रेट्स ऑफ ग्रोथ, ठीक है। तो इस थियोरी को डिविडेंड की थियोरी हम पढ़ चुके हैं। अभी हम आ जाते हैं किस चैप्टर पे आए अब। इंडियन कैपिटल मार्केट का क्लासिफिकेशन, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट बहुत बार पूछते हैं ये। प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट में क्या डिफरेंस होता है। सेकेंडरी मार्केट में रेगुलर और कंटिन्यू मार्केट फॉर बाइंग एंड सेलिंग, जबकि प्राइमरी मार्केट इन्वेस्ट पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम। नेचर ऑफ फाइनेंसिंग में कंपनी फाइनेंस डायरेक्ट, जबकि सेकेंडरी में रूल्स रिगार्डिंग द सप्लाई ऑफ द कैपिटल इज इनडायरेक्ट। ऑर्गेनाइजेशनल डिफरेंसेस में प्राइमरी मार्केट इज नॉट रूटेड in any particular sport and has no geographical existence, जबकि सेकेंडरी मार्केट की फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड इन अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया। अब इसमें सिमिलरिटीज बिटवीन द प्राइमरी सेकेंडरी लिस्टिंग होती है, कंट्रोल बाय स्टॉक एक्सचेंज। इंटर रिलेशनशिप प्राइमरी सेकेंडरी में क्या होता है, क्वांटम ऑफ ट्रेडिंग एंड पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं, या फिर लेवल ऑफ एक्टिविटी। फिर पार्टिसिपेंट्स कैपिटल मार्केट के कौन कौन होते हैं, इन्वेस्टर होता है, स्टॉक एक्सचेंज होता है, डिपोजिटरी और इंटरमीडियरी। स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस क्या होते हैं, लिक्विडिटी, मार्केटेबिलिटी, फेयर प्राइस डिटर्मिनेशन, सोर्सेस फॉर लॉन्ग टर्म फंड्स और हेल्प इन कैपिटल फॉर्मेशन। और इनका एक्सप्लेनेशन ज़रूरी नहीं है, तो इनको खाली रीड आउट करके रिफ्लेक्ट्स द जनरल, ये लर्न करने की चीज़ है, रिफ्लेक्ट द जनरल स्टेट ऑफ इकोनॉमी। वैसे तो हम बिना लर्न के लिख सकते हैं, लेकिन वो ये सारे पॉइंट लिखेंगे वैसा ज़रूरी नहीं है, मन से लिखेंगे पर मार्क्स मिलेंगे कि नहीं पता नहीं। सेटलमेंट साइकिल के बारे में आराम से लिख सकते हैं, क्लियरिंग, ये जो क्लियरिंग हाउस है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन हो गया है अब, ठीक है। पहले क्लियरिंग हाउस होता था, सेटलमेंट होता है पीरियोडिकली, वो सेटलमेंट का सारा काम करता है, उसके बीच में कमीशन भी लेता है वगैरह, ये सारा हम थे उसमें लॉ में पढ़ते ना, क्लियरिंग हाउस। किस चैप्टर में, सेक्रा चैप्टर में। कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, GDR, ADR। GDR क्या होता है, ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट्स। मतलब आपको अगर इंडिया के बाहर की किसी भी कंपनी के, इंडियन को किसी भी बाहर की कंपनी के शेयर लेने तो GDR इशू करना ज़रूरी है, CDR होना चाहिए। जबकि अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट्स, ADR, US के शेयर्स वगैरह लेने, और IDR जो बाहर के किसी पर्सन को इंडिया किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो उसके पास IDR होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे डेरिवेटिव की डेफिनेशन पता है, फाइनेंशियल डेरिवेटिव में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ये सब पता है हमको। मेन जो हम ग्रिक्स, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। द ग्रिक्स आर ए कलेक्शन ऑफ स्टेटिस्टिकल वैल्यूज, जिसमें डेल्टा जो है वो डिग्री टू विच एक ऑप्शन प्राइस जो होती है वो मूव करती है एक स्मॉल चेंज जो अंडरलाइंग स्टॉक की प्राइस उससे, ठीक है। और गामा जो है measures how fast the delta change for the small changes in the underlying stock price, that is the delta of delta, गामा को बोलते हैं। थीटा है चेंजेस इन ऑप्शन प्राइस गिवन अ 1 day डिक्रीज इन टाइम टू एक्सपायरेशन, 1 day डिक्रीज इन टाइम टू एक्सपायरेशन है थीटा। और राहु, द चेंजेस इन ऑप्शन प्राइस गिवन 1% पॉइंट चेंज इन द रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट, RF, मतलब एक 1% पॉइंट चेंज किसमें, RF से रिलेटेड किया है इसको। ब्लेक स्कूल मॉडल जो है ना, उसमें अजम्पशंस क्या है ये भी इम्पॉर्टेंट है। जितने भी अजम्पशंस होते हैं ना किसी भी मॉडल को लेके वो इम्पॉर्टेंट ही होते हैं। तो इसके है कि यूरोपियन ऑप्शंस आर कंसिडर्ड, सिर्फ यूरोपियन ऑप्शन कंसिडर किया है, ठीक है। अमेरिकन ऑप्शन कंसिडर नहीं किया है, मतलब वो क्लोज एंडेड ही रहेगा। नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट, स्टॉक्स डू नॉट पे डिविडेंड, डिविडेंड भी नहीं देते। स्टॉक प्राइस मूवमेंट सिमिलर है रैंडम वॉक के, और रिटर्न्स जो है आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, और वेरिएंसेस जो है रिटर्न में इज कांस्टेंट ओवर द लाइफ ऑफ एन ऑप्शन, ठीक है। फिर आ जाता है स्ट्रेटजिक ऑप्शन को लेके कैलेंडर स्प्रेड होता है, बुलिश मार्केट सिनेरियो है, बेयरिश मार्केट सिनेरियो है, स्ट्रेडल, स्ट्रैंगल, बटरफ्लाई स्प्रेड, जिसमें बटरफ्लाई स्प्रेड में लॉन्ग कॉल, शॉर्ट कॉल, लॉन्ग पुट, शॉर्ट पुट, आयरन और रिवर्स आयरन, इस तरह के, ठीक है। तो स्ट्रेटजिस ऑप्शंस को लेके क्या क्या होती है पता चल गया ना। बुलिश बेयरिश में तो बाई कॉल, बुल कॉल, बुल पुट, बुल कैलेंडर, बुल डायगोनल। बियरिश में डायगोनल, बियर पुट, बियर कॉल, बियर पुट।
स्ट्रेडल में एक ऑप्शन स्ट्रेटजी जो कि इन्वेस्टर होल्ड करता है एक पोजीशन, ठीक है, दोनों में, एक कॉल और एक पुट, ठीक है, सेम स्ट्राइक प्राइस पे। और स्ट्रैंगल में क्या होता है, स्ट्रैंगल इज द स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स स्ट्रैंगल बाइंग्स, बाई करना है, आउट ऑफ मनी कॉल एंड एन आउट ऑफ मनी पुट, आउट ऑफ मनी कॉल, आउट ऑफ मनी पुट, ठीक है, बाई कर रहे हैं। एंड स्ट्रैंगल इज द जनरली लेस एक्सपेंसिव देन ए स्ट्रेडल। ठीक है। कॉमोडिटी डेरिवेटिव, ठीक है, कॉमोडिटी यानी गोल्ड वगैरह को लेके एक डेरिवेटिव है जो क्रिएट किया है। टाइप्स क्या है इसके, फिक्स्ड फ्लोटिंग स्वैप वाला और कॉमोडिटी फॉर इंटरेस्ट स्वैप वाला। तो जो फिक्स्ड फ्लोटिंग वाला है ना, उसमें इंटरेस्ट रेट स्वैप मार्केट विद द फिक्स्ड होगी वो। एक्सपेक्ट, वो जो एक्सेप्शन है दैट बोथ इंडाइसेस आर commodity based indices, or commodity for interest swap में similar to the equity swap in which the total return on the commodity in question exchange for the some money market rate, valuing commodity swap, वो ठीक है। क्या क्या फैक्टर हैं commodity swap के, cost of hedging, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर जो पर्टिकुलर कमोडिटी को लेकर है, लिक्विडिटी इन द अंडरलाइंग कमोडिटी मार्केट, सीजनैलिटी उसके इफेक्ट अंडरलाइंग कमोडिटी मार्केट के, वेरिएबिलिटी ऑफ द फ्यूचर बिड और ऑफर स्प्रेड, फिर आ जाता है ब्रोकरेज कितना है, क्रेडिट रिस्क कितनी है, कैपिटल कॉस्ट कितना है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कितना है, ठीक है। OTC डेरिवेटिव, ओवर द काउंटर डेरिवेटिव, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव हो सकता है या फिर फॉरवर्ड रेट जिसका आपको फॉर्मूला पता होगा, एन इंटू आर एल एस एफ आर DTM अपॉन DY अपॉन 1 प्लस RR इंटू DTM अपॉन DY। कैरेक्टराइज्ड फिक्स्ड फ्लोटिंग स्वैप, या तो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होगी, वेरिएबल और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट होगी जो पीरियोडिकली रीसेट होती रहेगी, नॉशनल प्रिंसिपल अमाउंट अपॉन विच द टोटल इंटरेस्ट पेमेंट्स आर बेस्ड, द टर्म ऑफ एग्रीमेंट इंक्लूडिंग ए स्केड्यूल ऑफ द इंटरेस्ट रेट रीसेट डेट, ठीक है। जेनरिक स्वैप पता है आपको, नॉन जेनरिक स्वैप, जेनरिक स्वैप में ये AI से इंटू 180 अपॉन 360, और नॉन जेनरिक स्वैप टू डिफरेंट वेरिएबल होते हैं इसके, बेसिक स्वैप, इसको एक बेसिक स्वैप भी कहते हैं नॉन जेनरिक स्वैप को। स्वैप वेरिएशन, स्वैप वैल्यूएशन इज द इंटरेस्ट रेट स्वैप, और नॉन पार स्वैप एक नया तरह का कॉन्सेप्ट है, इसको देखना। नॉन पार स्वैप आर यूज टू ऑफसेट द एग्जिस्टिंग पोजिशन इन अ स्वैप इनटू ए प्रीवियस पीरियड, जहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट्स है वो चेंज हो जाती है सिंस द ओरिजिनल स्वैप जो है वो नेगोशिएटेड, और जो केसेस है वेयर ए गिवन कैश फ्लोस नीड्स टू बी मैच्ड एग्जैक्टली। नॉन पार स्वैप जहाँ पे ऑफसेट करना होता है एग्जिस्टिंग पोजीशन को, ठीक है। स्वैप इंटर करते हैं उसी के लिए, प्रीवियस पीरियड में जो हमने क्या किया है, हम इंटरेस्ट रेट चेंज हुई है, ओरिजिनली स्वैप जो नेगोशिएट किया था, या फिर कैश फ्लोस नीड्स टू बी मैच्ड एग्जैक्टली। स्वैप्शन, स्वैप प्लस ऑप्शन को बोलते हैं स्वैप्शंस। प्रिंसिपल फीचर क्या होते हैं स्वैप्शंस के, 3 मंथ से लेके 5 ईयर्स तक का हो सकता है ये। स्वैप्शंस का यूज़ कहाँ होता है, बोरोवर के लिए, यूजफुल टू दिस बिजनेस ट्रेंड टेंडरिंग कॉन्ट्रैक्ट के लिए, कॉलेबल पुटेबल बॉन्ड प्राइस के लिए, इंटरेस्ट रेट फ्लोर कैप कॉलर, ये सब हम वैसे भी पढ़ते हैं, हमको पता है आई थिंक इसमें। और एक हाँ, कोलोकेशन प्रॉक्सिंग होस्टिंग क्या होता है, कोलोकेशन प्रॉक्सिमिटी होस्टिंग, इसमें कोलोकेशन और को होस्टिंग जो है इसमें क्या होता है कि जो सर्विसेज ऑफर्ड बाय द स्टॉक एक्सचेंज जो है टू इट्स स्टॉक ब्रोकर एंड डेटा वेंडर्स टू लोकेट देयर ट्रेडिंग और डेटा वेंडरिंग सिस्टम विद इन द स्टॉक एक्सचेंज प्रीमाइजेस। लोकेशन की बात हुई है, एट वेरिएंट ऑफ कोलोकेशन फैसिलिटी कॉमनली नोन एज द प्रॉक्सिमिटी, इसीलिए इसको प्रॉक्सिमिटी होस्टिंग आ जाए तो ऐसे मतलब चिंता नहीं करनी, दोनों एक ही है। बाकी तो आई थिंक ठीक है, हो गया यहाँ पे इंडियन कैपिटल मार्केट ख़त्म। ये चैप्टर नंबर 5 है। अब हम आ जाते हैं 6th चैप्टर पे, शिफ्ट टुवर्ड PFPI रिज़ाइन। इसमें एक SBI ने कमिटी जो बनाई है रैशनलाइजेशन इन्वेस्टमेंट रूट को लेकर, मॉनिटरिंग ऑफ द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, विच मेड रिकमेंडेशन रिगार्डिंग द हार्मोनाइजेशन ऑफ द डिफरेंट रूट्स फॉर द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, FII वगैरह सबको, ठीक है। ये सब दे रखा है और कुछ भी नहीं है। तो हमने 5th चैप्टर भी यहाँ पे हाथों हाथ ख़त्म किया है, 6th चैप्टर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, है ना।
जो एसएफएम का थियोरी हमारा चल रहा था उसमें अभी जो डिस्कशन लेंगे वो होगा फाइनेंशियल सर्विस इन इंडिया। चैप्टर नंबर 8 है, शायद ओल्ड सिलेबस के ये चैप्टर। एसएफएम के जो स्टडी मटेरियल की जो समरी लिखी हुई है ना उसमें से डिस्कस कर रहे हैं हम ये पॉइंट्स, ठीक है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग किसको बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए प्लेयर्स कौन होते हैं? प्लेयर्स यहाँ पे जो बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक है ग्लोबल सिनेरियो इंक्लूड्स द गोल्डमैन, बैंक ऑफ अमेरिका, ये सब है। और गेम जनरली द ब्रेकडाउन ऑफ एन इन्वेस्टमेंट बैंक इंक्लूड्स द फॉलोइंग एरिया: कॉर्पोरेट फाइनेंस, सेल्स, ट्रेडिंग, रिसर्च, सिंडिकेट। आई डोंट थिंक इनकी ये क्या बोलते हैं डिटेलिंग जरूरी है। सेल्स के अंदर सेल्स पीपल्स टेक द फॉर्म ऑफ अ क्लासिक रिटेल ब्रोकर, इंस्टीट्यूशनल सेल्स पर्सन, प्राइवेट क्लाइंट, ठीक है। और कॉर्पोरेट फाइनेंस में दो डिफरेंट फ्लक्चुएशंस आते हैं, एक तो मर्जर एक्विजिशन एडवाइजरी और दूसरा अंडर राइटिंग। और सिंडिकेट एग्जिस्ट टू फैसिलिटेट द प्लेसिंग ऑफ द सिक्योरिटीज इन ए पब्लिक ऑफरिंग। एक जो नॉकडाउन ड्रैग आउट अफेयर्स है बिटवीन and among the buyers of offering and investment bank managing the process, corporate या municipal debt deal है। syndicate also determines the allocation of bond। फिर कमर्शियल बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग किसको बोलते हैं? जिसमें क्या है, इन्वेस्टमेंट बैंक हेल्प देयर क्लाइंट्स इन रेजिंग कैपिटल by acting as an intermediary between the buyers and the sellers of the securities। और कमर्शियल बैंक्स जो है वो इंगेज इन द बिजनेस ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम द कस्टमर्स। ये क्वेश्चन कई बार पूछते हैं एग्जाम में कि दोनों का डिफरेंस क्या है, कमर्शियल बैंकिंग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का। तो इन्वेस्टमेंट बैंक डिपॉजिट लेते ही नहीं कस्टमर से, जबकि कमर्शियल बैंक लीगली ले सकते हैं डिपॉजिट कस्टमर से। इन्वेस्टमेंट बैंक डू नॉट ऑन द सिक्योरिटीज एंड ओनली एक्ट एज इंटरमीडियरी, जबकि कमर्शियल बैंक लोन ग्रांट करते हैं और इन्वेस्टमेंट बैंक अर्न करते हैं अंडरराइटिंग कमीशन, जबकि कमर्शियल बैंक इंटरेस्ट वगैरह अर्न करते हैं लोन्स पे। इन्वेस्टमेंट बैंक के फंक्शन है इशू करना आईपीओ, हायरिंग द मैनेजर्स, ड्यू डिलिजेंस, ड्राफ्टिंग, मार्केटिंग, फॉलो ऑन ऑफरिंग, इशू ऑफ डेब्ट, ठीक है। फिर आ जाता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है वो कौन कौन सी है? एक तो क्रिसिल है, केयर, क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड, ये सब है। क्रेडिट रेटिंग प्रोसेस में रिक्वेस्ट करता है इशूअर कि हमको क्रेडिट रेटिंग दो, शो रेटिंग का बीटी को, और प्रोनाउंस करते रेटिंग, रेटिंग वॉच, रेटिंग कवरेज, रेटिंग स्कोर। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि लिमिटेशन ऑफ द क्रेडिट रेटिंग क्या है। रेटिंग चेंज होती रहती है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक रेदर देन कंपनी स्पेसिफिक। कोस्ट बेनिफिट एनालिसिस, rating being mandatory it becomes a must for the entities rather than carrying आउट कोस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कोस्ट कितनी भी लगे आपको रेटिंग लेनी ज़रूरी है, ठीक है ना। उसके बेनिफिट कम, कोस्ट ज़्यादा, लेकिन आपको कंपलसरी। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, रेटिंग एजेंसी कलेक्ट्स फीस फ्रॉम द एंटिटी इट रीड्स लीडिंग टू ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है अगर उनको फीस मिलती है ज़्यादा फीस दे के, क्या ऐसा नहीं हो जाए कि गलत रीडिंग। फिर आ जाता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज भी हो सकता है, तो ये सारे लिमिटेशन थी। बाकी यूज़ तो बहुत सारे हैं। एड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, हेल्प्स फुलफिलिंग रेगुलेटरी ऑब्लिगेशन, प्रोवाइड्स एनालाइजेस म्यूचुअल फंड, रिक्वायरमेंट ऑफ मीटिंग रेगुलेटरी ऑब्लिगेशंस एज पर सेबी, ठीक है ये सारा। फिर आ जाता है कैमल मॉडल। कैमल मॉडल में कैपिटल, सी फॉर कैपिटल, ए फॉर एसेट, एम फॉर मैनेजमेंट, ई फॉर अर्निंग्स, एल फॉर लिक्विडिटी। कैमल मॉडल स्ट्रक्चर ऑफ ना फ्लैट रेट क्या होता है? अंडर सच स्कीम फाइनेंशियल कंपनीज स्ट्रक्चर देयर हायर परचेज लोन on a flat rate whereby quoted flat interest rate is applied to the principal amount for the entire period of the contract and aggregate the principal and interest thus computed has to be repaid equated installment। फैक्टरिंग का मतलब क्या होता है? एक अरेंजमेंट बिटवीन अ फैक्टर एंड क्लाइंट। इंडिकेट्स क्या है? इंक्लूड्स एटलीस्ट टू ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज, या तो फाइनेंस या मेंटेनेंस ऑफ डेब्ट, जो कि अपन ज़्यादा पड़ता है, मेंटेनेंस ऑफ डेब्ट्स। फिर है कलेक्शन ऑफ डेब्ट और प्रोटेक्शन अगेंस्ट द क्रेडिट रिस्क। टाइप्स क्या क्या होते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। रिकोर्स, नॉन रिकोर्स, एडवांस, मेच्योरिटी, फुल फैक्टरिंग, डोमेस्टिक फैक्टरिंग, एक्सपोर्ट, क्रॉस बॉर्डर फैक्टरिंग भी होती है, डिस्क्लोज्ड और अनडिस्क्लोज्ड फैक्टरिंग भी होती है। देर आर द यूजुअली 4 पार्टीज: एक्सपोर्टर, इम्पोर्टर, एक्सपोर्ट फैक्टर, इम्पोर्ट फैक्टर। फंक्शंस क्या होते हैं फैक्टर के? मेंटेन करना, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सेल्स लेजर, कलेक्शन फैसिलिटीज, फाइनेंसिंग ट्रेड डेब्ट्स, एडवाइजरी सर्विस, customers perspective of the client, audit of the procedures followed by invoicing,
फिर आ जाता है फोर फिटिंग। फैक्टरिंग जो होता है उससे फोर फिटिंग थोड़ा अलग होता है। फोर फिटिंग इज अ फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ द रिसीवेबल्स परटेनिंग द इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, डिफरेंस क्या होता है फोर फिटिंग और एक्सपोर्ट फैक्टरिंग में? फोर फिटिंग जो होता है वो डिस्काउंट करता है इंटायर वैल्यू ऑफ द नोट या बिल। जो फैक्टरिंग होता है वो अरेंजमेंट होता है एक्सटेंड द फाइनेंसिंग अवेलेबल टू 75 to 80%। जबकि फोर फीटर्स जो होते हैं वो डिसीजन लेते हैं टू प्रोवाइड the financing depends upon the financial standing of the availing bank. On the other hand, the factor these the export factors based basis his credit decisions on the credit standards on the exporter. अब यहाँ पे फोर फिटिंग जो है इज ए प्योर फाइनेंशियल एग्रीमेंट है, वाइल फैक्टरिंग जो होता है उसमें लीडर एडमिनिस्ट्रेटर कलेक्शन वगैरह भी होता है, और फैक्टर जो होता है वो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग होता है, जबकि फोर फिटिंग 3 से 5 साल का टाइम लेता है। हाउसिंग फाइनेंस क्या होता है? डिमांडेड हाउसिंग फाइनेंस जैसे सैलरी अर्न सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स बेसिक नीड्स फॉर रूफ अंडर द हेड। हाउसिंग के लिए फाइनेंस। फिर आ जाता है इसमें एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, वो सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एडवांटेजेस क्या होते हैं? इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड, रिड्यूस रिस्क, हायर रिटर्न, लोअर ट्रांजेक्शन कॉस्ट, लिक्विडिटी। फिजिकल और डीमटेरियलाइज शेयर ट्रेडिंग में फ़र्क क्या है? फिजिकल में एक्चुअल डिलीवरी ऑफ द शेयर, जबकि डीमटेरियलाइज में नो एक्चुअल डिलीवरी। फिर आ जाता है ओपन डिलीवरी कैन बी कैप्ट, जबकि यहाँ पे डीमटेरियलाइजिंग में ओपन डिलीवरी पॉसिबल नहीं है। प्रोसेसिंग टाइम इज़ लॉन्ग किसमें? फिजिकल में, जबकि प्रोसेसिंग टाइम कम होता है किसमें? डीमटेरियलाइज में। स्टाम्प चार्जेस वगैरह फिजिकल में लगते हैं, इसमें नहीं लगते। उसके अलावा जो सेल्स ट्रांजेक्शन है नो चार्जेस अदर देन द ब्रोकरेज, जबकि यहाँ पे सेल्स ट्रांजेक्शन्स वगैरह का चार्ज लगता है किसमें? डीमटेरियलाइज में। फिर आ जाता है बाई ट्रांजेक्शन्स डिलीवर्स टू बी सेंड टू द कंपनी और रजिस्ट्रेशन, जबकि इसमें ट्रांजेक्शन डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेंड करने की जरूरत नहीं पड़ती है डीमैट में। प्रोस कॉन्स ऑफ डिपोजिटरी सर्विसेज क्या होता है? प्रोस कॉन्स एडवांटेजेस ऑफ डिपोजिटरी, तो ये समझ में आएगा प्रोस कॉन्स की कोई टर्म है क्या? इसके एडवांटेज मन से भी होते हैं, लिख सकते हैं। सिक्योरिटीज हाइड इन सेफ कन्वीनियंट मैनर, ट्रांसफर सिक्योरिटीज इज एफिशिएंट इमीडिएटली ट्रांसफर, स्टाम्प ड्यूटी नहीं है, पेपर वर्क नहीं है, मिनिमाइज है, बैड डिलीवरीज फेक डिलीवरीज डिलेज कम हो रहा है, रूटीन चेंजेस इन एड्रेस वन पर्सन ओइंग सिक्योरिटीज इशूड, डिफरेंट कंपनीज कैन बी टेकन केयर साइमल्टेनियसली ऑन सिक्योरिटीज, लिटिल डिले, पेमेंट ऑफ डिविडेंड इंटरेस्ट उसी टाइम पे हो रहा है, क्लियरिंग हाउस के थ्रू हो रहा है, डेफिनेट पीरियड है, सिक्योरिटीज हाइड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म प्लेजेस, वो सब ठीक है। देयर आर द रिस्क भी है, जैसे सिस्टम फेलियर का रिस्क, कॉस्ट ऑफ डिपोजिटरी का रिस्क, ह्यूमन फ्रॉड हो सकता है, एडिशनल रिकॉर्ड कीपिंग, ये सब रिस्क है। फंक्शनिंग ऑफ डिपोजिटरी सर्विस मतलब ठीक है। डेबिट कार्ड पे लेटर भी बोलते हैं, डेबिट कार्ड इज ए पे नाउ, क्रेडिट कार्ड पे लेटर, ठीक है। बेनिफिट ऑफ डेबिट कार्ड में ईजियर देन ऑब्टेनिंग ए क्रेडिट कार्ड, or debit card instead of writing checks receives one from showing identification or giving his personal information at the time of transaction. Debit card frees him from carrying cash. Debit card means has no longer has to stock up and travelers check cash when he travel. May more readily acceptable by merchant. Quick pay now, मतलब हमें पता तो बहुत कुछ है, लेकिन जब एग्ज़ाम में लिखने की बात आती है ना तो हम लिख नहीं पाते हैं। दूसरी बात, कॉमन पॉइंट्स लिखोगे जो इसमें नहीं है तो क्या पता मार्क्स मिले ना मिले। बेनिफिट ऑफ क्रेडिट कार्ड ओवर डेबिट कार्ड विद ए फ्लेक्सिबिलिटी स्पेंडिंग लिमिट, a card holder can take advantages of the easy loan facility credit card नाम से समझ में आया। credit card have a wider acceptance, credit card allows the cash back and bonus points, the credit card can be used a convenient way to check and record your spending, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ द ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग, टाइम कस्टमर्स कैन ट्रेड ऑनलाइन रियल टाइम बेसिस, फ्लेक्सिबिलिटी कस्टमर्स कैन मॉडिफाई द प्लेस्ड ऑर्डर, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग में, बैंक स्टेटमेंट ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट कैन बी व्यूड एट ए क्लिक, informed research customers can directly see the stock analysis, disadvantage limited knowledge, sometimes customers don't have knowledge regarding how to use ऑनलाइन ट्रेडिंग पोर्टल, इंटरनेट कनेक्टिविटी, टाइम रिक्वायर्ड। तो ये सारे थे फाइनेंशियल सर्विस इन इंडिया के पॉइंट्स, ठीक है।
अभी जो हम थियोरी डिस्कस करेंगे वो म्यूचुअल फंड चैप्टर की थियोरी डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट आ जाता है म्यूचुअल फंड जनरली किसको बोलते हैं, पूल्स एंड सेविंग द नंबर ऑफ द इन्वेस्टर्स हु शेयर ए कॉमन फाइनेंशियल गोल वगैरह। ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड। फर्स्ट इसमें आ जाता है फंक्शनल क्लासिफिकेशन, और सेकेंड आ जाता है पोर्टफोलियो क्लासिफिकेशन, थर्ड है डेप्ट फंड और स्पेशल फंड। पोर्टफोलियो क्लासिफिकेशन में इक्विटी फंड आर इन्वेस्टेड इन द इक्विटी स्टॉक फॉलोइंग टाइप्स, ग्रोथ फंड, एग्रेसिव इनकम फंड, बैलेंस्ड मनी मार्केट फंड ऑफ फंड, कैपिटल प्रोडक्शन ओरिएंटेड गोल्ड फंड। और डेप्ट फंड आर टू टाइप्स, बॉन्ड और गिल्ट, यानी ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी में जाते हैं। फिर आ जाता है हम स्पेशल फंड्स में इंडेक्स फंड, इंटरनेशनल फंड, ऑफशोर फंड और सेक्टर फंड। फंक्शनल क्लासिफिकेशन तो सिंपल है, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड। पोर्टफोलियो क्लासिफिकेशन में ग्रोथ, एग्रेसिव, इनकम, बैलेंस्ड, मनी मार्केट, फंड ऑफ फंड, गियल्ट गियल्ट और बॉन्ड दोनों डेप्ट वाले। और बाकी स्पेशल फंड में इंडेक्स, इंटरनेशनल, ऑफशोर, सेक्टर, ये सारे। ठीक है, ये सब तो था पोर्टफोलियो क्लासिफिकेशन में। फिर ओनरशिप क्लासिफिकेशन वाले जिसमें प्राइवेट सेक्टर वाले, फॉरेन म्यूचुअल फंड, पब्लिक सेक्टर वाले, ये तो ये तो थे क्लासिफिकेशन ऑफ फंड। अब आ जाता है टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड में बैलेंस्ड फंड, जो अभी हमने ऊपर कैटेगरीज देखी थी, बैलेंस्ड फंड, इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड, इक्विटी डाइवर्सिफाइड के बाद में इक्विटी लिंक्ड टैक्स सेविंग स्कीम और सेक्टर फंड। और यहाँ पे आ जाता है थेमेटिक, आर्बिट्रेज, हेज, कैश, एक्सचेंज ट्रेडेड, ये सारे तरह के फंड है। अब इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे फर्स्ट है इक्विटी, सबसे पहले बैलेंस्ड फंड। इसमें क्या है, मेक स्ट्रेटेजिक एलोकेशंस टू बोथ डेब्ट एज वेल एज इक्विटी। ठीक है, फिर आ जाता है इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड। इसमें क्या है, फ्लैक्सी कैप, मल्टी कैप और कॉन्ट्रा फंड, इंडेक्स फंड और डिविडेंड यील्ड फंड। नाम से समझ में आ रही है, इसमें ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं है क्लैरिफिकेशन की। फिर आ जाता है इक्विटी लिंक्ड टैक्स सेविंग स्कीम में आ जाता है लॉक इन पीरियड इनका 3 साल का होता है। फिर इसमें सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, वन कैन नॉट ओनली अवॉइड द प्रॉब्लम्स ऑफ इन्वेस्टिंग ए लमसम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर बट ऑल्सो टेक एडवांटेजेस ऑफ एवरेजिंग। ठीक है, सेक्टर फंड स्पेसिफिक सेक्टर के लिए, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी स्पेसिफिक सेक्टर समझ लो, इंश्योरेंस या इंफ्रास्ट्रक्चर या और कोई भी पावर जनरेटिंग यूनिट्स, तो सेक्टर फंड। ठीक है, पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए। फिर आ जाता है थेमेटिक, ये वैसे तो जैसे फंड फोकस ऑन द ट्रेंड दैट आर लाइकली टू रिजल्ट इन द आउट परफॉर्मेंस बाई सर्टिन सेक्टर्स। मतलब वैसे तो सेक्टर फंड का ही एक तरह से पार्ट मान लो कि सेक्टर फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे एक पर्टिकुलर सेक्टर की ही बात करेंगे। यहाँ पे पर्टिकुलर सेक्टर की बात नहीं करेंगे, अगर इस सेक्टर में अच्छा है तो इसमें, अगर सेक्टर में अच्छा नहीं तो वहाँ से फंड निकाल के इस सेक्टर में। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर है आर्बिट्रेज, आर्बिट्रेज तो हम पढ़ते ही हैं, रिस्क को कम से कम करने के लिए जहाँ इन्वेस्ट करना पड़े। फिर आ जाता है जिसमें टैक्स बेनिफिट भी होगा, आरबीआई रिलीफ बॉन्ड, ये सब है। हैज फंड्स, नो हैज फंड इन इंडिया। हैज फंड एक लाइटली रेगुलेटेड इन्वेस्टमेंट फंड होता है दैट escapes most regulations by being a sort of the private investment vehicle being offered selected clients. फिर कैश फंड से सिंपल है, so the portfolio डेप्ट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। कैश फंड इज ओपन एंडेड लिक्विड स्कीम है। फिर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, नो paperwork involved in exchange traded fund. Exchange traded fund is hybrid product that combines the features of the index funds and funds are listed in the stock exchange and their prices are linked underlying index के साथ उसकी prices होती है। इंडेक्स अपन पता है ना, जब खरीदा था तब का इंडेक्स ये है, आज का इंडेक्स ये है, वो उससे उसकी प्राइस को निकालते हैं वगैरह। की प्लेयर्स कौन है, स्पॉन्सर, एमसी कंपनी, ट्रस्टी, यूनिट होल्डर। ठीक है, कस्टोडियन, ट्रांसफर एजेंट, डिपॉजिटरी। एडवांटेजेस क्या है म्यूचुअल फंड के, फर्स्ट तो है प्रोफेशनल मैनेजमेंट, डाइवर्सिफिकेशन, कन्वीनियंट एडमिनिस्ट्रेशन, हायर रिटर्न्स, लो कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट, लो लिक्विडिटी, ट्रांसपेरेंसी, अदर बेनिफिट, हाईली रेगुलेटेड, इकोनॉमीज ऑफ द स्केल और फ्लेक्सिबिलिटी। फिर ड्रॉबैक्स क्या क्या है, जैसे एडवांटेज है वैसे ड्रॉबैक्स भी है। क्या एग्जाम में पूछते, कि हाँ पूछ सकते एग्जाम्स में। नो गारंटी ऑफ रिटर्न, डाइवर्सिफिकेशन, सेलेक्शन ऑफ द प्रॉपर फंड, कॉस्ट फैक्टर भी आता है इसमें, अनएथिकल प्रैक्टिसेस, टैक्सेस, ट्रांसफर डिफिकल्टीज, ये सारे क्या रहेंगे ड्रॉबैक्स। फिर इवेल्युएशन ऑफ द परफॉर्मेंस, एनएवी के थ्रू
इवेल्युएट करोगे नेट एसेट अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स वगैरह, एक्सचेंज रेशियो से, फिर होल्डिंग पीरियड रिटर्न से, शार्पे रेशियो, ट्राइनोस रेशियो, जॉनसन सल्फा, ये सब, ठीक है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द सिलेक्शन ऑफ म्यूचुअल फंड, कौन कौन से फैक्टर जो हैं, पहला तो है पास्ट परफॉर्मेंस, दूसरा टाइमिंग, साइज ऑफ फंड, एज ऑफ फंड, लार्जेस्ट होल्डिंग, फंड मैनेजर, एक्सपेंस रेशियो, पी रेशियो और पोर्टफोलियो टर्नओवर, ये सारे फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करेंगे म्यूचुअल फंड सिलेक्शन में। सिग्नल्स हाईलाइटिंग द एग्जिट, वो ठीक है, चेंजेस है, म्यूचुअल फंड कंसिस्टेंटली परफॉर्म इन पीयर ग्रुप इंस्टेड ऑफ इट बीइंग एट द टॉप, सिंपल सिंपल है, इन्वेस्टर चेंजेस द ऑब्जेक्टिव, वो सब। अब आ जाता है मनी मार्केट म्यूचुअल फंड, जिसमें ये जो फंड है इनेबल द इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स टू गेन फ्रॉम द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, जैसे सीपीज, सीडीज। सीपीज आ जाता है कमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, टी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स, और ट्रेजरी बिल्स विच रिक्वायर्स द यूज इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इज हाइब्रिड, ये ऑलरेडी बोल चुके, तो ये सारा अपना क्या था, म्यूचुअल फंड के बारे में बातें थी, ठीक है। और अभी हम पढ़ते हैं मनी मार्केट, एफडीआई, एफआईआई, ये बाद में पढ़ेंगे। म्यूचुअल फंड सिर्फ हम की थियोरी, हम स्टडी मटेरियल की जो पीछे सामरी दे रखी है ना, उसमें से डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर जो है उसमें बता रखा है कि जो फंक्शन है, डिसीजंस, कौन कौन से डिसीजंस होते हैं, तो फाइनेंशियल डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, पोर्टफोलियो डिसीजन। फाइनेंशियल प्लानिंग के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, पहला जो होता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फिर आ जाता है फाइनेंशियल टूल्स और फाइनेंशियल गोल्स। फिर इसमें जो डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स है उसमें एडिशन ऑफ द न्यू प्रोजेक्ट, इंक्रीज द लेवल ऑफ एग्जिस्टिंग, कॉस्ट रिडक्शन, बैलेंसिंग फाइनेंशियल गोल्स वर्सेस सस्टेनेबल ग्रोथ। ये जो कॉन्सेप्ट होता है ना, इसमें हेल्पफुल इन प्लानिंग द हेल्दी कॉर्पोरेट ग्रोथ, सस्टेनेबल ग्रोथ और रेट, उसका फॉर्मूला लिख लेना हो जाएगा। हाँ, अब आ जाओ चैप्टर नंबर 2 मेनली। ये क्या है, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग प्रोजेक्ट प्लानिंग के लिए है। मार्केट फिजिबिलिटी में, मार्केट फिजिबिलिटी स्टडी फॉर अ प्रोडक्ट ऑलरेडी सेलिंग इन द मार्केट कंसिस्ट ऑफ द इकोनॉमिक indicators, demand estimations, and user profile influencing factors, or market potentials, infrastructure facility, demand forecasting, supply estimation, demand supply influencing factor, and user economic supply estimation, सब ठीक है, डिमांड सप्लाई गैप वगैरह। फिर इसमें टेक्निकल फिजिबिलिटी, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी और मार्केट फिजिबिलिटी, तीन तरह की फिजिबिलिटी देखी, ठीक है। फिर है फाइनेंशियल प्रोजेक्शन में प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट, कैश फ्लो और कंबाइन। मेन इंपॉर्टेंट कंटेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट, प्रोमोटेड इंडस्ट्री एनालिसिस, इकोनॉमिक एनालिसिस, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इनपुट्स, टेक्निकल एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस, सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस और प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन। पोस्ट कंप्लीशन ऑडिट में इवेल्युएट द एक्चुअल परफॉर्मेंस, मोस्ट नेग्लेक्टेड एस्पेक्ट्स वगैरह। सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के फीचर्स का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कभी कभी, तो इसमें अच्छा इंक्लूड्स मैनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैविंग इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑन विच देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ द पुटिंग मार्केट वैल्यू। फिर अच्छा इन्वेस्टमेंट मनी इज रिगार्डेड मोर वैल्यूएबल दैन द करंट कंजम्पशन मनी। फिर है सोशल वैल्यू, given quantum of additional consumption going to be different section of the population। सोसाइटी का टैक्स, सोसाइटी टैक्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्रोजेक्ट इन हैंड टू गवर्नमेंट एंड डज नॉट इन्वॉल्व रियल कॉस्ट। सोसाइटी में वांट टू डिस्करेज द कंजम्पशन ऑफ सर्टेन गुड्स एंड promote that of the others। external effects exist on the consumption side। फिर टेक्निक ऑफ द सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, क्या क्या टेक्निक्स होती है, गुड्स सर्विसेज लेबर्स फॉरेन एक्सचेंज, ये सारे क्या है कैटेगरीज है इकोनॉमिक्स रिसोर्सेज के। सोशल रेट ऑफ डिस्काउंट, शेडो प्राइस वगैरह। अदर कंसिडरेशन में redistributed benefit, income generated in the region considering uncertainty, और limitation में dependability upon the reasonable accuracy, non indications of the reaching national growth through alternative projects, enormous cost of evaluate for smaller projects, और फिर social cost benefit analysis। अदर मेथड्स में सेंसिटिविटी एनालिसिस, सिनेरियो एनालिसिस, सिमुलेशन एनालिसिस।
मेथड्स कौन कौन से हैं, रिस्क एडजस्टमेंट, डिस्काउंट, ये सब हमको पता है ना कैपिटल बजटिंग के मेथड। उसमें एक सेंसिटिविटी एनालिसिस जो हमको पता है, और सिनेरियो एनालिसिस जिसमें प्रोबेबिलिटीज ऑफ चेंजेस इन की वेरिएबल्स, और सिमुलेशन पता है हमको। फिर डिसीजन ट्री पता है, ऐसा कुछ इसमें डिस्कशन जैसा नहीं। हाँ, रियल ऑप्शन और कैपिटल बजटिंग में टाइप ऑफ रियल ऑप्शन है, ग्रोथ ऑप्शन, अबेंडोनमेंट ऑप्शन और टाइमिंग ऑप्शन। डिफरेंस क्या होता है रियल ऑप्शन और फाइनेंशियल ऑप्शन में? फाइनेंशियल ऑप्शन पे ऑफ आर स्पेसिफाइड, जबकि रियल ऑप्शन की पे ऑफ जो होती है वो वेरी करती है। एक्सरसाइज पीरियड ऑफ रियल ऑप्शंस आर फार हायर देन द फाइनेंशियल, और रियल ऑप्शंस आर वैल्यूड वेरियस, जो फाइनेंशियल ऑप्शन है वो प्राइस्ड होते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं लीजिंग के थ्योरी पे। तो लीजिंग की थ्योरी